ये आज का टॉपिक है इटली का रिवॉल्यूशन। ठीक है, इटली में क्रांति हुई, बेसिकली उसको हम लोग बोलते हैं इटली का एकीकरण। ठीक, चलो सुनो अब ध्यान से, हो गई बातें। इटली का एकीकरण देख लीजिए, मैप में जो भी कंडीशंस दी हुई है इस समय इसको ध्यान से देख लीजिए, पहले उसको थोड़ा सा समझ लीजिए, तभी आपको समझ आ जाएगा कि इटली के बारे में हम लोग को क्या बातें करनी है, आसपास की कंट्रीज कौन सी हैं और किस तरीके से इटली के माइंड मैप को समझना है। ठीक, जैसे रशिया के बारे में कल बताया था, एक बेसिक आइडिया ले लिया था आप लोग ने। अब देख लो आगे, तेज बाद में बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो इटली का जो एकीकरण है, बेसिकली 3 रिवॉल्यूशन बड़े बड़े हम लोग ने पढ़ लिए, और उसके अंदर पढ़ने के बाद में इटली की जो एक क्रांति ही है एक तरीके से, जो इंटरनल बाउंड्रीज को कलेक्ट करके एक साथ मिलाने के लिए थी। ठीक है, तो इटली को यूनाइट करने के लिए जैसा इटली दिख रहा है अभी इस समय, वैसा इटली एकदम नहीं था। इटली पूरी तरीके से बिखरा हुआ था। हालांकि आप ज्योग्राफिकली तो इसको अलग नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन पॉलिटिकली लोगों ने इसको अलग करके रखा हुआ था। आसपास के कुछ एरियाज हैं जिसके अंदर ये वाला एरिया था फ्रांस। ठीक है, आसपास के जो एरिया जिन्होंने इसको परेशान किया हुआ था, उन एरियाज की अगर बात करें तो एक फ्रांस है, ऊपर ऑटोमन एम्पायर था यहाँ पे, ये पूरा का पूरा जो आपको देखने को मिल रहा है। ऑटोमन एम्पायर के अलावा यहाँ ऊपर का रीजन था ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया का इलाका था। ये सराउंडिंग बाउंड्रीज है जिसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इन सराउंडिंग बाउंड्रीज ने कहीं ना कहीं इटली को पूरी तरीके से परेशान करके रखा हुआ है। कुछ स्टेट्स है यहाँ पर, कुछ जगहें हैं जो इंपॉर्टेंट है पूरे इटली के यूनिफिकेशन के अंदर। वो जगहें बहुत ध्यान से समझ लीजिए, देख लीजिए, जिसमें एक नाम है सरदेनिया का। ठीक है, सरदेनिया, सरदेनिया ये वो जगह है जो इटली का ओरिजिनल पार्ट कहलाती थी। सरदेनिया जिसको हम लोग कहते थे, सरदेनिया की किंगडम यहाँ पे भी कहलाती है, लेकिन ये और ये पार्ट लगभग एक ही माने जाते हैं, इसलिए सरदेनिया का पार्ट यहाँ भी है, ज्योग्राफिकली यहाँ भी लाई करता है। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट इटली के ओरिजिनल पार्ट थे। इन दोनों पार्ट की अगर बात करें, इटली के ओरिजिनल पार्ट, ये लोम्बार्डी था, ये पूरा का पूरा इलाका अगर इसकी बात करें, और ये वेनेशिया था जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, लोम्बार्डी, वेनेशिया और सरदेनिया, ये 3 बड़े इलाके यहाँ पर थे। इसके अलावा यहाँ पर एक इलाका और था जिसको बोलते थे पिडमोंट। ठीक है, इसको बोलते थे पिडमोंट। पिडमोंट एक इलाका और था, तो पिडमोंट और सरदेनिया ये 2 इलाके वो थे जो इटली के ओरिजिनल पार्ट हुआ करते थे। बाकी जितना भी इटली था वो सब किसी ना किसी के कब्जे के अंदर था। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो ये किंगडम ऑफ सरदेनिया या जो भी ये सरदेनिया का इलाका है, और यहाँ का जो इलाका है पिडमोंट, अगर इसको थोड़ा सा देखें तो इसको छोड़कर जितना भी इटली है वो कहीं ना कहीं किसी पावर के अंडर में कैप्चर हुआ करता था। ठीक है, तो ये ओरिजिनल इलाके। अब इसकी बात करें लोम्बार्डी और वेनेशिया की। लोम्बार्डी और वेनेशिया का जो इलाका है, इस इलाकों को कवर करके रखा था ऑस्ट्रिया ने। ठीक है, ऑस्ट्रिया की टेरिटरी पे है, तो ऑस्ट्रिया ने इसको कवर करके रखा हुआ था। ऑस्ट्रिया बहुत अच्छा दोस्त था फ्रांस का, ये देख ही चुके हैं आप लोग पीछे, है ना, रिश्तेदार थे आपस में, तो ये आपस में बहुत अच्छे दोस्त भी थे। तो हाँ, तो फ्रांस और ऑस्ट्रिया लगभग मिलके शासन किया करते थे इन पूरे इलाकों के अंदर। सिर्फ यही बात नहीं है, बात थोड़ी सी और, मोडेना एक इलाका यहाँ पे पड़ता है,
और टुस्कैनी एक इलाका यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। ये मोडेना और टुस्कैनी दो इलाके पड़ते थे जिसको हम लोग इस तरीके की बाउंड्री में डिवाइड करते हैं। तो मोडेना ऊपर का पार्ट था और ये टुस्कैनी जितना है ये सब नीचे का पार्ट था। तो मोडेना और टुस्कैनी ये दो जगह है जिसको फ्रांस कैप्चर करके रखा हुआ था। कौन कैप्चर किया हुआ था? फ्रांस। जो जो जगह बता रहा हूँ बहुत ध्यान से याद रखिएगा कौन किसको कैप्चर किया हुआ है, ठीक। मैंने बोला इटली का ओरिजिनल पार्ट जहां पे पॉलिटिकल कंट्रोल इटली का था, वो दो जगह हैं, पीडमोंट और सर्देनिया। ये दो जगह ओरिजिनल इटली का पार्ट हुआ करती थी। ऊपर चले जाए लोम्बार्डी और वेनेशिया की अगर बात करें तो ये किसके कंट्रोल में थी? ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में थी। मोडेना और टुस्कैनी की अगर बात करें ये फ्रांस के कंट्रोल में थी। ये तीन जगह मैंने आपको बता दी अभी तक जो अलग अलग कंट्रोल में थी। ये दिख रहा है आपको पेपल स्टेट, ठीक है। ये पेपल स्टेट जो था ये टोटल कंट्रोल में था, वो थे क्लर्जी, ठीक है। धार्मिक स्टेट था ये पूरी तरीके से। यहाँ पे कोई शासक वर्ग नहीं रहा करता था, यहाँ पे क्लर्जी का दबदबा था, मतलब पादरियों का दबदबा था। वो जैसा चाहते थे यहाँ का पॉलिटिकल शासन पूरी तरीके से वैसे ही चला करता था। तो पेपल स्टेट का पूरा कंट्रोल क्लर्जी वर्ग के हाथों में हुआ करता था, ठीक है। अब ये नीचे बचा किंगडम ऑफ टू सेशंस, ठीक है। किंगडम ऑफ टू सेशंस इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि सेशन का पार्ट ये भी है, सेशन का पार्ट ये भी है, तो इन दोनों को मिलाकर बोल दिया जाता है किंगडम ऑफ टू सेशंस, ठीक है। अब ये दोनों जो स्टेट थे ये दोनों भी पॉलिटिकल कंट्रोल में थे अगेन फिर, ठीक है। और इनके ऊपर जो पॉलिटिकल कंट्रोल था वो बहुत हद तक स्वीडन ने करके रखा था। किसने? स्वीडन खुद एक छोटा सा इलाका था और स्वीडन ने यहाँ पर ऐसे स्टेट्स को कवर करके रखा हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों इलाके किंगडम ऑफ टू सेशंस किसके कंट्रोल में? स्वीडन। और स्वीडन को जो पनाह मिलती थी ये सारी की सारी फ्रांस से मिला करती थी। तो इस पूरी स्टोरी में अगर एक विलन दिख रहा है तो वो कौन है? फ्रांस दिख रहा है। ये अगर कोई स्टेट अगर ऑस्ट्रिया भी कंट्रोल करी हुई है तब भी प्रभाव फ्रांस का, क्योंकि फ्रांस का अच्छा मित्र है। स्वीडन क्योंकि कमजोर वर्ग था, कमजोर शासक हुआ करते थे वहां, तो उसको समर्थन कौन दे रहा है? फ्रांस दे रहा है। तो फ्रांस के समर्थन के साथ ही किंगडम ऑफ टू सेशंस भी स्वीडन के कंट्रोल में था। तो आप लोग देख रहे हैं इटली जो खुद पूरा पावरफुल एक अच्छा खासा आज के समय में जोन है, उसको किस तरीके से विभाजित करके रखा था वहां के एम्पायर्स, ठीक है। और फ्रांस में ऐसा हुआ ही क्यों था? फ्रांस क्यों इन सारी जगहों पर इतना ज्यादा प्रभावी दिखता है? क्योंकि फ्रांस की टेरिटरी ये है और फ्रांस के जस्ट बगल का इलाका पूरा का पूरा इटली है। और वहां पे नेपोलियन का रोल आप लोगों ने देखा ही है। नेपोलियन करा क्या करता था? बेसिकली साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया करता था और साम्राज्यवाद में उससे सबसे करीब जो दिखा इटली, और ऐसे अभी जर्मनी भी दिखेगा जब हम लोग जर्मनी के एकीकरण की बात करेंगे। तो उसने इटली और जर्मनी दोनों पे कैप्चरिंग करके रखी थी। खास करके इटली जो उसका बिल्कुल नियर बाय स्टेट था उसने इसको अपने कंट्रोल में रखा हुआ था। तो अभी ये स्टेट समझ आ गई आपको कौन कौन सी स्टेट कहां कहां किसके पास में है और इटली इतना विभाजित है। जब इतना विभाजित कोई स्टेट है तो उसको एक कैसे किया जाए ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। ये इलाका जो है यहाँ का ये बेसिकली ये इलाका था रोम, ठीक है। कौन सा इलाका था? रोम। यहाँ का जो इलाका है नीचे वाला जो बाउंड्री ऐसे करके बनाई मैंने ये थी रोम, जिसको जब आजादी मिली तो रोम को सीधा का सीधा कंट्रोल में दिया गया था इटली के और इटली का कैपिटल बनाया गया था रोम को, ठीक है। तो रोम भी किसके प्रभाव में था? वो भी इसी लोगों के प्रभाव में था, स्वीडन या फिर फ्रांस के प्रभाव में हुआ करता था, ठीक है। तो ये इलाके बेसिकली यहाँ पर हम लोग देखते, ठीक। तो ये इलाके समझ लीजिए आप लोग ध्यान से। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, इटली के जो दो इलाके कंट्रोल में ओरिजिनल पॉलिटिकल पावर में थे उसमें पीडमोंट और सर्दिनिया ये दो इलाके डायरेक्ट कंट्रोल में थे इटली के, ठीक है। उसके बाद देखिए इटली के बाद में मैंने बताया कि फ्रांस के कंट्रोल की भी कुछ पावर्स हैं यहाँ पे। फ्रांस के कंट्रोल में क्योंकि फ्रांस जस्ट नियर बाय है तो फ्रांस के कंट्रोल में भी कुछ पावर्स आएंगी और फ्रांस का प्रभाव पूरे के पूरे इटली के ऊपर देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले लंबार्डी और वेनेशिया देख लेते हैं किसके कंट्रोल में? ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में, ठीक है। लंबार्डी और जो वेनेशिया है वो ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में है। यहाँ पे हम लोग ने बात करी मेडोना और टस्कैनी की, ठीक है। मेडोना और टस्कैनी किसके कंट्रोल में? फ्रांस के कंट्रोल में, ठीक है। डायरेक्ट फ्रांस के कंट्रोल में। उसके बाद में पेपल स्टेट किसके कंट्रोल में?
क्लर्जी के कंट्रोल में, ठीक है। लास्ट में अगर हम लोग बात करें किंगडम ऑफ टू सेशल्स किसके कंट्रोल में, स्वीडन के कंट्रोल में, जिसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, पूरा फ्रांस के प्रभाव से ये लोग यहाँ पर रूल कर रहे थे, ठीक है। स्टेट्स के नाम जल्दी से याद करिए कौन कौन से। पहला कौन सा है, सर्दिनिया की बात करी हम लोग ने, सर्दिनिया, बोलो अपने मुंह से सब लोग, जिसके नाम याद है बोलो। सर्दिनिया और पिडमोंट ये किसके कंट्रोल में है, इटली के डायरेक्ट कंट्रोल में है, और इटली का ही इसके ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोल है पूरा, ठीक है। ऊपर अगर हम लोग बात करें तो लंबार्डी और वेनेशिया, लंबार्डी और वेनेशिया किसके कंट्रोल में, ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में। उसके बाद मेडोना और टुस्कैनी ये दोनों किसके कंट्रोल में, फ्रांस के कंट्रोल में, मेडोना और टुस्कैनी, ठीक है। पेपल स्टेट किसके कंट्रोल में, क्लर्जी के। किंगडम ऑफ टू सेशल्स किसके कंट्रोल में, स्वीडन या फिर फ्रांस के इनडायरेक्ट कंट्रोल में। रोम भी किसके कंट्रोल में, स्वीडन या फ्रांस के इनडायरेक्ट कंट्रोल के अंदर। तो ये तमाम वो स्टेट्स हैं जिसके बारे में आप लोग को पूरे इटली के यूनिफिकेशन के अंदर पढ़ना है। अब ये जो इतनी बिखरी जगहें हैं, कोई व्यक्ति ऐसा आएगा इटली के अंदर या कई व्यक्ति ऐसे इटली के अंदर आएंगे जो क्या करेंगे, इस सर्दिनिया और पिडमोंट के साथ में तमाम इलाकों को मिलाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ज्योग्राफिकली तो एक है लेकिन पॉलिटिकली एक करना बहुत जरूरी है, तो सब पॉलिटिकली एक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो देख लेते हैं अब आगे। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो पहले ही दे दिए गए, उनके नाम देख लीजिए। मैजनी की बात जो मैं पहले से करता चला आ रहा था, मैंने एक दो बार बताया भी है, ठीक है। यूसेफ मैजनी जिनका नाम है, जिनको यहाँ पर सबसे बड़ा जनक माना जाता है इटली के एकीकरण का, ठीक है। और इस इटली का सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त भी इन्हीं को माना जाता है। इनको बोला जाता है हार्ट ऑफ इटली, इटली का दिल बोला जाता है मैजनी को, ठीक है। क्योंकि इन्होंने जितना भी योगदान दिया यहाँ पूरे इटली के यूनिफिकेशन में, वो काबिले तारीफ है, इस वजह से इनका नाम आता। तो एक नाम तो यही है यूसेफ मैजनी, जिनको राष्ट्रीय आंदोलन का पैगंबर भी बोला गया है, ठीक है। तो बेसिकली कई सारे टाइटल्स हैं मैजनी के लिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने दो ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जिसकी वजह से इटली का यूनिफिकेशन पॉसिबल हो पाया, ठीक है। पहला ऑर्गेनाइजेशन युवा इटली या यंग इटली के नाम से जाना जाता है, ठीक है, यंग इटली। और एक ऑर्गेनाइजेशन था यंग यूरोप, युवा यूरोप के नाम से इसको जाना जाता है। तो इनका जो प्रभाव रहा वो सिर्फ इटली के ऊपर नहीं रहा, पूरे यूरोप के ही ऊपर रहा था। जर्मनी ने भी जो अपना यूनिफिकेशन किया, एकीकरण किया, वो भी यंग यूरोप की आइडियोलॉजी के बेसिस के ऊपर ही किया था, ठीक है। तो यंग इटली या यंग यूरोप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बना के ये लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को डेवलप करना चाहते थे, जो ये काफी हद तक कर गए। ऐसा कोई मिलता जुलता ऑर्गेनाइजेशन इससे इंस्पायर होकर जो भारत में बना हो, उसका नाम बताएंगे आप? भारत में इसी से इंस्पायर होकर एक ऑर्गेनाइजेशन बना था, उसका कोई नाम बताएगा? यंग इटली से इंस्पायर होकर एक ऑर्गेनाइजेशन भारत में भी बना था। डेसिडियो नाम सुना है आपने? नहीं सुना? अच्छा, क्योंकि अभी आप लोगों ने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म नहीं पढ़े, इस वजह से नाम नहीं सुना है ना। तो जो धार्मिक सुधार थे उसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बना था, यंग बंगाल एसोसिएशन, ठीक है। यंग बंगाल एसोसिएशन का फॉर्मेशन हुआ था। डेसिडियो उसके प्रेसिडेंट थे भारत के अंदर, और यूनिवर्सिटीज के अंदर क्रांति लाने का काम उस एसोसिएशन ने किया था। और वो एसोसिएशन डायरेक्टली इंस्पायर इसी से था, जिसको हम लोग यंग इटली के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यंग इटली के ही नाम से भारत के अंदर भी प्रभावित रहे हैं मैजनी की आइडियोलॉजी से बहुत सारे लोग, तो हम लोग इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मानते हैं मैजनी। दूसरा नाम है कैवियर, बोला जाता है इनको, वैसे काबूर हिंदी में लिखा जा रहा है, ठीक है। तो वैसे कैब्योर नाम है इनका। और कैब्योर जो है दूसरे व्यक्ति हैं जिनको यहाँ पर इटली के एकीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर मैं इनको एक शब्द में लिखूं तो इनको बोला जाता है स्वॉर्ड ऑफ इटली, ठीक है, इटली की तलवार, ठीक, इटली की तलवार के नाम से इनको जाना जाता है।
और इटली की तलवार के नाम से ही ये पॉपुलर है। सॉरी, इटली की तलवार नहीं, ये मत लिखो। स्वॉर्ड ऑफ इटली गारबेटी को बोला जाता है, गारबेटी को। इनको बोला जाता है माइंड ऑफ इटली, सॉरी माइंड ऑफ इटली, ठीक है। मस्तिष्क बोला जाता है इटली का, किसको? कैगुअर को, क्योंकि कैगुअर का जो योगदान था वो कह सकते हैं कमांडर या आर्मी के फॉर्म से ज्यादा किसमें रहा है? दिमाग चलाने में। वो दिमाग चलता हुआ पूरे के पूरे इस पूरे एपिसोड में देख ही लोगे कहां कैसे कैसे दिमाग चला के ये पूरे के पूरे इटली को एक करने की कोशिश कर रहा है। जो फ्रांस पूरा प्रभावी दिख रहा है इटली के ऊपर, उस पूरे फ्रांस को इन्होंने सब अपने माइंड से तोड़ा था। उस माइंड की बात इसलिए इनको बोला जाता है माइंड ऑफ इटली। अब गारबेल्डी को जो है बेसिकली ये सोल्जर थे और ये कमांडर भी बने आर्मी के आगे चल के, इसलिए इन्हें स्वॉर्ड ऑफ इटली बोला जाता है। ठीक है, स्वॉर्ड ऑफ इटली, इटली की तलवार के फॉर्म में इन्हें जाना जाता है। ठीक, ये तीन नाम तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैज़नी, कैवियर और गारबेल्डी। ये तीनों नाम अभी पूरे के पूरे इटली के यूनिफिकेशन में यूज होने वाले हैं। ठीक है, और एक नाम और है विक्टर इमैनुअल। ठीक है, विक्टर इमैनुअल अभी आगे नाम आएगा। वो एक्चुअल में इटली के राजा थे। ठीक है, तो वो राजा होते हुए भी उन्होंने किस तरीके से इटली को जोड़ने की कोशिश करी, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। देखिए, इटली का जो स्वरूप है वो दूसरे आंदोलन या क्रांतियों से एकदम अलग है, इसको ध्यान रखिएगा। अभी जो पिछला आपने जितनी भी क्रांतियां पढ़ी या आंदोलन पढ़े हैं वो बेसिकली अपने लोगों से आजादी पाने के लिए थे, या तो विदेशों से आजादी पाने के लिए थे, यही तो था। अभी तक सिर्फ हम आजादी चाहते थे किसी भी मुल्क से, अपने मुल्क को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए, लेकिन ये पूरा का पूरा इसका स्वरूप ही अलग है। ये इसका स्वरूप ये है कि ये इटली जो टूटा हुआ है, यहाँ के लोग सब आपस में मिलकर उस इटली को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ किसी के अगेंस्ट कोई लड़ाई नहीं है, किसी के अगेंस्ट कोई विद्रोह नहीं है, तो किसी के अगेंस्ट कोई वॉर ऐसे नहीं है, लेकिन क्या है, इटली को एक करने की कोशिश है तमाम इटली वासियों की। ठीक है, तो ये इटली का एकीकरण इसलिए कहला रहा है। तो इसके अंदर ज्यादा दंगे बवाल देखोगे नहीं आप लोग। ठीक है, चलिए यहां से देखना शुरू करिए। 1797 नेपोलियन का रोल सबसे पहले यहाँ पे शुरू होता है 1797 में। इटली के एकीकरण में हम लोग थोड़ा सा अगर पास्ट में चले तो कहानी यहीं से शुरू होती है 1797 वो दौर था जब नेपोलियन पूरी तरीके से प्रभावी रूप से फ्रांस के ऊपर अब रूल करना शुरू कर चुका था। ठीक है, और इसका रोल ऐसा था कि इसमें यहाँ पर, जब आपको याद होगा मैंने एक नेपोलियन कोड भी बताया था, नेपोलियन संहिता जिसको बोला जाता है। जब इसने दी फ्रांस के लोगों को, फ्रांस ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कई सारे लोगों ने, इसने पनिश्ड भी किया उन लोगों को, और इसने वहीं से एक विचारधारा डेवलप की थी, और वो विचारधारा थी साम्राज्यवाद की विचारधारा। और साम्राज्यवाद, इसका जो राष्ट्रभक्ति थी वो यही थी कि अपने देश के अलावा दूसरे देशों को भी साथ में इटली के मिला लेना, है ना। तो ये इटली में दूसरे देशों को मिलाने की जो कोशिश है वो नेपोलियन ने 1797 में शुरू कर दी। तो जो पार्ट थे कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं मेडोना या टुस्कैनी, जो पार्ट इटली के पहले हुआ करते थे, उस पे अटैक करके नेपोलियन ने क्या करा, उसको कैप्चर कर लिया था। तो यहाँ पे अगर नेपोलियन की कैप्चरिंग की बात करें तो कहानी यहीं से शुरू हुई है। जो मेडोना और टुस्कैनी जो भी हम लोग ने मैप के अंदर देखा था, ये दोनों पार्ट फ्रांस ने तो कंट्रोल किए थे। तो ये फ्रांस के कंट्रोल में कब आए, जब नेपोलियन यहाँ का राजा था। तो इन दोनों को कंट्रोल किया और एक लंबे समय तक यहाँ पर इसके कंट्रोल में रहे। 1815 बैटल ऑफ वाटरलू। ठीक है, बैटल ऑफ वाटरलू में आपने देखा था फ्रांस की सेना कई सारी बड़ी शक्तियों के अगेंस्ट में जाकर खड़ी हो गई थी। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग ने पूरे पर्शिया की बात की थी। ठीक है, पर्शिया मतलब एक बहुत बड़ा, जिसके अंदर ऑलरेडी 8, हाँ नेपोलियन वाला, ठीक है, जिसके अंदर पर्शिया की बात हम लोग ने की थी, इसके अंदर ऑस्ट्रिया की भी बात हम लोग ने की थी, ब्रिटेन की भी बात की थी हम लोग। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो पर्शिया के ही पार्ट कई सारी कंट्रीज ऑलरेडी हैं, 7-8 कंट्रीज तो पर्शिया ही की थी। ठीक है, तो ऐसी 10-12 पावर से अकेला यहाँ पे कौन लड़ रहा था, फ्रांस। ठीक है, और यहाँ पे फ्रांस हार भी जाता है बैटल ऑफ वाटरलू में। और नेपोलियन जब हारता है तो नेपोलियन हारने के बाद में
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अपनी साम्राज्यवाद की नीति को छोड़ देगा। वो तो इंटरनल रिबेलियन हुआ और नेपोलियन से वहीं के लोग नाराज हो गए, जिसकी वजह से नेपोलियन को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। लेकिन इस बैटल ऑफ वाटरलू ने एक इंपैक्ट डाला फ्रांस के ऊपर, और वो इंपैक्ट ऐसा था कि ये दुनिया की जो भी कंट्रीज हैं, अगर ये हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो हमें कोई ना कोई शक्तियां अपने साथ में जरूर चाहिए जो आगे चल के पावरफुल तरीके से हम उसके अगेंस्ट में खड़े हो पाए। तो फ्रांस ने किन लोगों को ढूंढा? फ्रांस ने ढूंढा इटली को, फ्रांस ने ढूंढा जर्मनी को। तो बोले इटली जर्मनी को कैप्चर करके अपने साम्राज्य को और विस्तारित कर लिया जाए। तो ये जो पूरी की पूरी कहानी शुरू हुई तो वो बैटल ऑफ वाटरलू के बाद में ही शुरू हुई थी। वाटरलू के बाद में फ्रांस ने ये जो अपनी पूरी की पूरी आइडियोलॉजी बनाई कि उसको कुछ बड़ी कंट्रीज का भी साथ चाहिए, जिसमें उसने साम्राज्यवाद को अपनाना शुरू कर दिया, इटली जर्मनी जैसी कंट्रीज को अपने में मिलाना शुरू कर दिया। ठीक है, 1821 का दौर, लिबरल रिवॉल्यूशनरीज की बात जो हम लोग करते हैं, उदारवादी क्रांतिकारी जो लोग हैं, ये पूरे के पूरे डेवलप हो चुके थे। अब ये सिर्फ और सिर्फ हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि फ्रांस में डेवलप हुए, फ्रांस की क्रांति हुई, रशिया में ही डेवलप हुए, रशिया की क्रांति हुई, ये तो पूरे यूरोप में हुए ना। पूरे जितने भी थिंकर्स थे, अगर हम लोग उनकी बात करें तो अगर कोई वर्ड किसी जगह से बोलता था तो उसका तो इम्पैक्ट पूरे यूरोप पे पड़ता था, है ना। तो जितने भी रिवॉल्यूशनरीज का जन्म होना शुरू हुआ वो पूरे यूरोप में होना शुरू हुआ। ठीक है, तो जब यूरोप में होगा तो क्या उसका पार्ट इटली नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो लिबरल रिवॉल्यूशनरीज 1821 के अंदर यूरोप के अंदर और यूरोप में इटली में भी जन्म लेना शुरू कर चुके थे। और इन लोगों को यहाँ पे ये बात समझ आ चुकी थी कि इटली जो इतनी तरीके से बिखरा हुआ है उसको एक करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो ये उसके एकीकरण के लिए तमाम कोशिशें करेंगे। जब इनका उदय हुआ, ये सन कौन सी है? 1821 बेसिकली मानी जाती है। 1830 से 48 ये तो हम लोग फ्रांस में भी देख के आए थे। ठीक है, एज ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, या क्रांति का युग जिसको हम लोग बोलते हैं। और 30 से 48 तो सिर्फ और सिर्फ फ्रांस नहीं, पूरे यूरोप में ही क्रांति का युग कहलाता है। ठीक है, इटली जो बिखरा हुआ है, इस बिखराव वाले इटली में एज ऑफ रिवॉल्यूशन का बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ा। इस पूरे एज ऑफ रिवॉल्यूशन को अगर मैं आपको समझाऊं, ये समझ लीजिए कि यूरोप के अंदर क्रांतियां चल रही हैं अलग अलग जगहों पे। इंटरनल लोग या तो अपने शासकों के अगेंस्ट में क्रांति करते हैं, या वहां के लोग दूसरे देशों के अगेंस्ट में क्रांति या वॉर लड़ रहे हैं। तो ये एज ऑफ रिवॉल्यूशन वही कहलाता है जिसको हम लोग युद्ध का काल या क्रांति का काल कहते हैं, कि इस समय में तमाम लोग आपसे इतने मसलों में उलझे हुए हैं कि वो उसको आजाद कराने के लिए इस पूरी की पूरी एज के दौर में देखने को मिलते हैं। 30 से 48 का समय यही कहलाता है। ठीक है, इसी 30 से 48 के समय में 1831 भी आता है। जब हम लोग प्रॉपर इटली की बात करें तो मैज़नी और गैरिबल्डी की जो बात है, इनकी रिवॉल्यूशन यहाँ पर शुरू हो गई 1831। ठीक है, इन लोग ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। कहां पर? इटली के अंदर। ठीक, तो मैज़नी गैरिबल्डी की थिंकिंग, विचारधारा जो थी वो लगातार इटली के एकीकरण की बात तो जरूर करते थे, लेकिन एनफोर्स कब हो गए? डायरेक्टली 1831 के अंदर आकर। ठीक है, क्यों हुए, कैसे हुए, वो आप लोग आगे भी देखेंगे। 1833 की बात अगर हम लोग करें तो यंग इटली का फॉर्मेशन, जिसकी अभी बात की थी मैज़नी ने, इसी समय में यंग इटली का फॉर्मेशन कर लिया। और जैसे यहाँ पर यंग इटली का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर मैज़नी और गैरिबल्डी जो डायरेक्ट फॉर्म में इटली को एकीकृत करने के लिए कोशिशें कर रहे थे, इनको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है और अरेस्ट करके इनको जेल भेज दिया जाता है। ठीक है, अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता है। जेल भेजने के बाद कई साल ये आंदोलन इन दोनों के बिना ही ये चलता रहा। ठीक है, यहाँ पर अब रोल किसका आता है? कैवियर का, जिसकी बात अभी हम पीछे कर रहे थे। तो जब ये दोनों अंडर हैं तो कौन आएगा सामने? कैवियर आएगा। तब कैवियर आके इस पूरे आंदोलन को संभालता है। शुरुआत बेसिकली इन्हीं दोनों ने की थी, लेकिन जैसे ही शुरुआत की यंग इटली का फॉर्मेशन हुआ, ये ऐसी क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पूरे यूरोप को हिला दिया था। विचारधारा ऐसी थी, लोग इसको मानते इतना थे। मैज़नी को अपना सुप्रीम लीडर ऑफ यूरोप बना चुके थे, किसी एक देश का नहीं, यूरोप का बना चुके थे वो। ठीक है, तो इस वजह से तमाम यूरोपियंस परेशान थे, क्योंकि यंग इटली में मिलियंस ऑफ लोगों ने ज्वाइन कर लिया था आकर, और सब विद्रोह करने के लिए तैयार थे। तो इस वजह से इनके लीडर्स को अरेस्ट करना बहुत जरूरी था। यही से मैज़नी को भी अरेस्ट किया गया और गैरिबल्डी को भी अरेस्ट किया गया। दोनों को अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाता है और कई साल इनके बिना ये आंदोलन चलता रहा। लेकिन इस आंदोलन को पूरी तरीके से अब जो संभाल रहे हैं वो व्यक्ति हैं कैवियर। ठीक है, कैवियर वही जिसके भी हम लोग ने बात करी थी, कैवियर वो तीसरे व्यक्ति जो। ठीक है, चलिए 1846 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो जाता है।
ठीक है। प्रथम स्वतंत्रता का युद्ध शुरू हो जाता है और ये स्वतंत्रता किसके खिलाफ थी? फ्रांस से आजादी लेना, ऑस्ट्रिया से आजादी लेना, स्वीडन या फिर ऐसी कंट्रीज से आजादी लेना जिसके गुलामी में ये देश आते हैं, ठीक है। तो 1846 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1849 तक चला। इस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का रिजल्ट फाइनली 49 में यही हुआ कि इस वॉर को दबा दिया गया। जैसे भारत में 1857 का विद्रोह दबा दिया गया था, उसके बाद में लोग नहीं उठ पाए, यहाँ पे भी 1846 में ये विद्रोह दबा दिया गया। 46 के बाद से 49 तक चला और 49 में विद्रोह दबा दिया गया। जब ये दबा दिया गया तो उसके बाद में लोगों ने किस तरीके से इस आंदोलन को चलाया, क्योंकि आजादी तो इसी समय में मिली। ऐसा नहीं है कि ये विद्रोह दबा दिया गया तो लोग आगे आके खड़े नहीं हुए, लोग खड़े हुए। भारत की आजादी का जो सिद्धांत है वो बहुत अलग है यहाँ की आजादी से। भारत की आजादी में 1857 के बाद लोग शांत होकर बैठ गए थे, ठीक है, और उन्होंने किसी तरीके के बड़े इंडिपेंडेंस वॉर और नहीं किए, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ था, लोग नहीं शांत बैठे और उन्हें चाहिए थी इसी समय आजादी। तो वो लोग 1849 के विद्रोह के दबाने के बाद में भी आगे अपने आप को लेके आते, ठीक। 1855 में जो जिस विक्टर इमैनुअल की बात कर रहा था मैं, ये विक्टर इमैनुअल सेकंड किंग बनते हैं यहाँ के, ठीक है। अब ये वो किंग है, राजा है इटली के, जिसकी हम लोग पीडमोंट और सर्देनिया की बात कर रहे थे। पीडमोंट सर्देनिया जो बेसिकली इटली का पार्ट है उसके ये राजा है, ठीक है। और इनको जो पीएम मिला, जिसको पीएम इन्होंने रखा था, वो किसको रख लिया? कैवेर। जिस कैवेर की हम लोग अभी तक बात कर रहे थे, वो कैवेर जिसको हम लोग बात कर रहे थे मास्टरमाइंड है इस पूरे के पूरे जो आपका एकीकरण हो रहा है, इस एकीकरण के दौरान जो मास्टरमाइंड है, ऐसे व्यक्ति को इन्होंने अपना पीएम बना लिया। और ये इमैनुअल सेकंड भी चाहते थे कि पूरे इटली को एकीकृत किया जाए, ठीक है। तो इमैनुअल सेकंड का मानना भी यही था कि पूरे इटली को एकीकृत किया जाए। इस वजह से ये कैवेर को अपना पीएम बनाते हैं। अब देखिए होता क्या, 55 में जब ये बन गया, यहीं से डायरेक्ट लड़ाई शुरू हो जाती है अब इटली को एक करने के लिए, ठीक है। एक चीज है यहाँ पर 1858 जिसको क्रीमियन वॉर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्रीमिया डिस्प्यूट जो है आज भी चलता रहता है, आप लोग देखते हैं बहुत प्रॉब्लम्स है क्रीमिया को लेके। रशिया और यूक्रेन के बीच में लगातार ये प्रॉब्लम बढ़ती रहती है, खास करके रशिया उसको अपना पार्ट बताता रहता है, ठीक है। और उसने अभी बीच में क्या करा था, उस पर कंट्रोल भी कर लिया था। और कंट्रोल करने के बाद में कुछ समय पहले जैसे उसने कंट्रोल किया, और वो कंट्रोल कैसा था, अनऑफिशियल था, बिल्कुल भी आप कहोगे तो इलॉजिकल था, और किसी भी देश ने उसको स्वीकार नहीं किया। तो रशिया को बायकॉट किया गया, और पहले कंट्रीज होती थी G8 करके होती थी, ठीक है, और रशिया को उससे बाहर करके G7 कर दिया गया था, ठीक है, इसी वजह से। तो ये क्रीमिया का विवाद कहीं ना कहीं काफी पुराना है, जो इस समय से चला आ रहा है। ये क्रीमियन वॉर इस समय में आप देखोगे तो क्रीमियन के अंदर बेसिकली यहाँ पर रशिया का ये पार्ट अभी भी था, रशिया इसको अपना पार्ट मानता था, जिसके बेसिस पे ये वॉर हुआ। जब क्रीमियन वॉर हुआ तो इसके अंदर एक तरफ तो ऑटोमन एम्पायर था, जो टर्की वाले लोग थे, ठीक है, ऑटोमन और ब्रिटेन, ठीक है, ये दो पावर एक साथ थी, ठीक है। दोनों मोनार्क हैं और दोनों मोनार्क क्या एक्सट्रीम मोनार्क पावर है, और दोनों साथ में लड़ रही है। इधर फ्रांस और फ्रांस के साथ में रशिया, ठीक है। इस समय में फ्रांस के अंदर जो शासक हैं उनकी अगर बात करें तो नेपोलियन थर्ड आ चुका था, ठीक है, नेपोलियन थर्ड। नेपोलियन बोनापार्ट के बाद में वहां पे रूल करने जो आया था, नेपोलियन थर्ड की बात हो रही है। तो फ्रांस और रशिया एक साइड थे, ऑटोमन और ब्रिटेन एक साइड थे। यहाँ कहीं आपको इटली दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है ना, कहीं भी इटली नहीं दिख रहा। लेकिन इटली ने इसको पूरी तरीके से यूज कैसे किया, अगर उसकी बात करें तो ऑटोमन और ब्रिटेन ये जो इस वॉर में लड़ रहे थे फ्रांस और रशिया के अगेंस्ट में, फ्रांस का कंट्रोल पूरा का पूरा किसके ऊपर था? इटली के ऊपर, ठीक है। इटली वाले लोगों को समर्थन अगर देना चाहिए था तो फ्रांस आर्मी किसकी छीन थी? इटली की छीन थी, क्योंकि उसके ऊपर कंट्रोल कर रही है। तो फ्रांस की जो आर्मी थी एकदम पड़ी जब इस वॉर के अंदर, तो इटली के जो लोग थे बेसिकली कैवेर ने बोला हम आपको समर्थन देने के लिए तैयार हैं, अगर आपको हम समर्थन देंगे और हम अपनी इटली की पूरी सेना आपको देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बदले में हमारी भी कुछ डिमांड्स है, ठीक है। तो बोले आपकी क्या डिमांड्स है? बोले हमारी डिमांड्स ये है कि फ्रांस के कंट्रोल में जो इटली की शक्तियां आती हैं उन शक्तियों को आजाद कर दिया जाए, ठीक है। फ्रांस इस बात के लिए नहीं मानेगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से फ्रांस ने उसको कंट्रोल किया, और वो इस वॉर के चक्कर में अपना इटली का पोर्शन गवा दे, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो बेसिकली क्या तय हुआ? ये तय हुआ कि फ्रांस की मदद, क्योंकि
ये जो रशिया है, अगर ये रशिया जीत गया इस वॉर के अंदर तो रशिया डायरेक्ट अटैक कर देगा इटली के ऊपर, ऐसा भी मानना था यहाँ के लोगों का। तो बोले अभी तक तो फ्रांस जैसे कैसे कंट्रोल करता था, अब कौन करने लगेगा, रशिया भी सीधा सीधा हमारे ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर देगा। ठीक, तो कैपुअर गए सीधा का सीधा ब्रिटेन के पास में, ठीक है, और ब्रिटेन से उन्होंने एक डील करी। उन्होंने बोला अगर फ्रांस से हमारी टेरिटरीज को आप छुड़ा देते हैं तो इटली की जितनी सेना है वो पूरी सेना हम आपको देने के लिए तैयार है। ब्रिटेन तो खुश हो जाएगा इस बात से कि बैठे बैठा है हमको सेना मिली, और फ्रांस के अगेंस्ट में तो हम लड़ ही रहे, ठीक है, तो फ्रांस के अगेंस्ट में जब लड़ रहे हैं तो देखा जाएगा। तो फ्रांस बेसिकली जो इनडायरेक्ट पावर था, बेसिक ये वॉर किसका था, रशिया का था, वो इस वॉर के अंदर जबरदस्ती खिंचा चलाया। किसकी वजह से, सिर्फ कैवियर की वजह से। कैवियर ने जब समर्थन देने की बात करी थी फ्रांस को तो इन्होंने नहीं माना क्योंकि वो अपनी टेरिटरी मांग रहे थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने समर्थन देने की ब्रिटेन को बात करी वो तुरंत मान गया। और इस क्रीमियन वॉर के अंदर जब ये वॉर हुआ तो इस वॉर में जीत तो गया फ्रांस और रशिया, ठीक है, कौन जीत गया, फ्रांस और रशिया। यहाँ पे ऑटोमन और ब्रिटेन हार गए थे इस वॉर के अंदर जब ये क्रीमियन वॉर हुआ। लेकिन जो आर्मी इटली की गई थी कहां पर, ब्रिटेन के पास, ठीक है, इस पूरी की पूरी आर्मी को ब्रिटेन ने एक आश्वासन दिया था कि हमने जो आपके वॉर के अंदर जितना भी सहयोग लिया है इसको सुसमेत वापस तो जरूर करेंगे। ये 1858 के बाद क्रीमियन वॉर हुआ और 58 के बाद से ही यहाँ पर जो प्रथम चरण शुरू होता है, यहाँ पर इसके टोटल 4 चरण में बात करेंगे हम लोग इटली के यूनिफिकेशन की। इसमें जो प्रथम चरण शुरू हुआ, इस प्रथम चरण के अंदर सबसे बड़ा योगदान ब्रिटेन का ही माना जाता है। ब्रिटेन ने फ्रांस के ऊपर अगेन एक अलग से अटैक किया सिर्फ इस वजह से कि हम फ्रांस से आजाद कराना चाहते हैं इटली को, सिर्फ ये कारण था। अब ये देखो सहयोग का कहीं ना कहीं फल मिला, ब्रिटेन को सहयोग जब किया था तो ब्रिटेन ने अलग से फ्रांस के ऊपर दबाव बनाया और इस तरीके से उसके ऊपर अटैक किया, तो जाकर फ्रांस ने कुछ हद तक की बाउंड्रीज छोड़ी और छोड़ के इनके हाथों में कर दिया। 100% नहीं छोड़ी लेकिन कुछ हद तक छोड़ी। उसको देख लो, जैसे ये इटली के एकीकरण का प्रथम चरण है, अगर यहाँ पे हम लोग आए तो यहाँ पे कैवियर की बात होगी, नो डाउट उनकी बात करनी है हम लोगों को क्योंकि और लोग तो इस समय जेल के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर पिडमोंट सर्दिनिया की जो बात हो रही है, जो इटली के एकीकरण के लिए बेसिकली यहाँ पर जाने जाते हैं। पिडमोंट सर्दिनिया इटली का पार्ट है, प्रधानमंत्री भी यहीं बनेगा, राजा भी यहीं बनेगा। जब ये सब राजा बने तो उसके बाद में कैवियर ने क्या बोला, नेपोलियन के साथ में एक संधि साइन करी इसके बाद में, ठीक है। अब मैं इस कहानी के थोड़ा आगे जाता हूँ। मैंने बोला ब्रिटेन ने अटैक कर दिया फ्रांस के ऊपर, फ्रांस को मजबूरन कुछ राज्य छोड़ने थे, किसके, इटली के। तो क्या होगा, फ्रांस का राजा किसके साथ में संधि करेगा, इटली के साथ में तो करेगा। तो यहाँ पे एक संधि हुई नेपोलियन थर्ड के बीच में और कैवियर के बीच में, जिस संधि को जाना जाता है फ्लाम्बेर्स की संधि, ठीक है। और इस संधि ने क्या करा था, एक और वॉर की घोषणा कर दी, ठीक है। अब ये वॉर किसके अगेंस्ट में था, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध एक वॉर था। इन्होंने बोला आप हमें टेरिटरी नहीं दे रहे हो, आप हमें कोई प्लेस नहीं देना चाहते हो, मत दो, ठीक है, हमें नहीं चाहिए, बस एक चीज कर दीजिए। वो चीज ये है कि ऑस्ट्रिया आपका बहुत अच्छा दोस्त है, फ्रांस और ऑस्ट्रिया बहुत अच्छे दोस्त हैं। बोले फ्रांस और ऑस्ट्रिया बहुत अच्छे दोस्त हैं तो ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट हम जा रहे हैं अटैक करने, इटली ने बोला ये, ठीक है। तो जब हम अटैक करने इसके अगेंस्ट में जा रहे हैं तो हमें सिर्फ आपसे एक सहयोग चाहिए कि जब हम ऑस्ट्रिया के ऊपर अटैक करेंगे तो आप खामोश बैठे रहिए, आप बीच में हस्तक्षेप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये संधि साइन हुई, फ्लाम्बेर्स की संधि, और इस संधि के तहत जब ऑस्ट्रिया के विरुद्ध यहाँ पर लड़ाई शुरू हुई तो इस लड़ाई के अंदर क्या हुआ, बेसिकली ऑस्ट्रिया यहाँ पर इटली से हार जाता है। क्यों हार जाता है, क्योंकि फ्रांस का समर्थन नहीं मिला, ठीक है। और फ्रांस ने मना कर दिया था इस संधि के तहत कि हम ऑस्ट्रिया को किसी तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इस संधि ने एक हेल्प करी इटली की और इटली ने अटैक कर दिया ऑस्ट्रिया के ऊपर, और ऑस्ट्रिया के ऊपर अटैक करते ही एक पार्ट जो था वो मिला लिया गया इटली में, जो है लंबार्डी। लंबार्डी ऑस्ट्रिया के कंट्रोल में था, ठीक है। और लंबार्डी जो था बेसिकली उसको यहाँ पर पिडमाउंट और सर्दिनिया के अंदर मिला दिया गया, ठीक है। तो इटली जो अभी तक संघर्ष कर रहा था अपने और विस्तार के लिए, जो उसका ओरिजिनल रीजन था उसमें से एक रीजन तो आके मिल गया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंबार्डी। ये प्रथम चरण है जब इटली के अंदर कोई एक राज्य आके मिला, किससे, ऑस्ट्रिया से छीना गया ये राज्य का। एक और राज्य बचा हुआ है जो ऑस्ट्रिया के पास, वेनेशिया, ठीक है। वेनेशिया की बात करेंगे अभी आगे चल के कि वेनेशिया को किस तरीके से मिला है। फिलहाल लंबार्डी तो एक पार्ट
यहाँ पर आकर बन गया। ठीक है, और कूटनीति आप किसकी देख रहे हैं इसमें, कैवियर की पूरी तरीके से कूटनीति है यहाँ पर। उसी ने यहाँ पर संधि करी थी आके नेपोलियन थर्ड के साथ में कि आप हमारा साथ मत दो, आप हमें हमारी टेरिटरी वापस मत दो, हमें मेडोना टस्कानी कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ हमारा इतना सहयोग कर दो कि हम ऑस्ट्रिया पे करेंगे अटैक, आप सिर्फ शांत रहना। ठीक है, और ये शांत रहे। इटली ने यहाँ पे ऑस्ट्रिया को हरा दिया और लोम्बार्डी को छीन के पिडमाउंट और सर्दिनिया में मिला दिया। ठीक है, ये टेरिटरी और बड़ी हो गई। अब ये पहला फेज है। ठीक है, बात हो रही है फिर 1860 की ये बात है। 1860 से ही दूसरा चरण शुरू हो जाता है इसका। ठीक है, द्वितीय चरण जिसको हम लोग बोलते हैं, सेकंड पार्ट इसका 1860 से ही शुरू हो जाता है। ये नोट कर लो, यहाँ पे कुछ जरूरी लगे आपको। सिंपल बस इतना याद रखना है किसका रोल था इस समय में, किसके रोल की बात अगर हम करें, कौन लीडर है जो मिलाने के लिए कार्य कर रहा है, जैसे कैबिनेट की यहाँ पे बात हो रही है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर कुछ याद रखनी है तो वो कौन से पार्ट को मिलाया जा रहा है। ठीक है, अब वो कैसे मिलाया जा रहा है ये तो स्टोरी का पार्ट है, कैसे इस युद्ध के थ्रू मिलाया जा रहा है संधि के बाद। ठीक है, तो ये तो स्टोरी का पार्ट है, लेकिन ये दो चीजें बहुत अच्छे से याद रखिएगा। सर हाँ, ऑस्ट्रिया से कोई लीड कर रहा था नहीं? ऑस्ट्रिया से कोई लीड कर रहा था नहीं? नहीं, ऑस्ट्रिया तो नो डाउट लीड करेगा, लेकिन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जो है बेसिकली ऑस्ट्रिया के जो शासक हैं इस समय में उनका नाम आएगा, और प्रिंस कुछ मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, लेकिन इसमें उसका कोई यूज नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर वो नाम भी मेंशन नहीं किया हुआ। ठीक है, और मुझे भी याद नहीं आ रहा है, वरना मैं बता देता, और यूज है नहीं उनका किसी भी तरीके का। अगेंस्ट में जो पावर भी खड़ी हुई है वो पावर किस तरीके से लड़ रही है, क्या लड़ रही है, और उसके कौन लीडर्स हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये इटली से कौन लीड कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इटली के एकीकरण की बात यहाँ पर ज्यादा हो रही है। ठीक है, मेटरनिक थे, प्रिंस मेटरनिक, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। तो सेकंड चरण देख लीजिए इसका, उसमें क्या होगा, इसके अंदर जो पिडमोंट सर्दिनिया, ये जो पावर पूरी की पूरी सेना जो भी लड़ रही थी उस समय, इसी समय में क्या हुआ, 1860 में जैसी लोगों ने देखा लोम्बार्डी को तो तुरंत कंट्रोल कर लिया है हमारी इटली की सेना ने, तो जो मिडिल इटली का पार्ट था जो अभी तक कहीं ना कहीं कंट्रोल में था अदर पावर्स के, वहां एक विद्रोह हो गया, जनता का विद्रोह जिसको बोला जाता है बेसिकली। और ये जनता का विद्रोह कहां पे था, मोडेना और टस्कनी में था। टस्कनी कौन सा मोडेना, ये जो फ्रांस के कंट्रोल में हुआ करता था। अब फ्रांस ने एक तो मदद करने का वादा किया था कि आप हमारी टेरिटरी किसी भी तरीके से ना लीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। तो मोडेना और टस्कानी जो भी ये रीजन थे ये फ्रांस के कंट्रोल के रीजन थे, लेकिन यहाँ की जनता भड़क गई, बोले हम फ्रांस के अंडर में भी क्यों रहे, हमें फ्रांस के अंडर में नहीं रहना। तो फ्रांस के विरुद्ध यहाँ पर जनता ने अटैक कर दिया, फ्रांस की पावर जो भी यहाँ पे थी उनके ऊपर अटैक कर दिया गया। और जैसे ही अटैक हुआ यहाँ पर एक घोषणा हुई, और वो घोषणा ये हुई कि जनमत संग्रह कराया जाए। जनमत संग्रह का मतलब ये हुआ कि क्या यहाँ के लोग इटली के कंट्रोल में रहना चाहते हैं या फिर वो लोग सीधा सीधा फ्रांस के कंट्रोल में ही खुश हैं। तो इस बात का जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह जब कराया गया तो इन सारे लोगों ने अपने आप को इटली में जाने के लिए पूरी तरीके से घोषित कर दिया कि हम इटली में जाना चाहते हैं। तो मोडेना और टस्कानी का जो रीजन है 1860 में ही अगर हम बात करें तो लोम्बार्डी के बाद में मोडेना और टस्कानी भी किसके कंट्रोल में आ गए, इटली के कंट्रोल में आ गए। ठीक है, मोडेना टस्कानी के लिए फ्रांस से कोई लड़ाई लड़नी पड़ी क्या, बिल्कुल भी नहीं लड़नी पड़ी। तो फ्रांस यहाँ पर एक तरीके से बेवकूफ बन गया इटली के द्वारा कि पहले तो एक संधि साइन करके ऑस्ट्रिया से इन्होंने खुद को आजाद करा लिया, और अब बचा बचाया जो रीजन था वो भी यहाँ से जनमत संग्रह से ये लोग ले गए। और जनमत संग्रह का पूरा आइडिया कैबियर का था। कैबियर ने यहाँ पर नेपोलियन थर्ड को इस बात के लिए मना लिया था कि जनता यहाँ पर जो चाहे आप उस हिसाब से फैसला ले लीजिए।
वरना कल को जनता आपके ऊपर अटैक करेगी और अटैक करने के बाद में फिर हम बचाने आपको नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि जनता पूरी तरीके से विद्रोह कर रही है यहाँ पे और जनता को संभालना इम्पॉसिबल है। तो ये इम्पॉसिबिलिटी वाली जो चीज इन्होंने यहाँ पर शो कर दी पूरी तरीके से, इससे नेपोलियन थर्ड टूट गया और टूटने के बाद में क्या बोला, चलो जनमत संग्रह करा लो, और जनमत संग्रह में मैडोना या टस्कानी के लोगों ने साफ साफ बोल दिया कि हमको इटली के साथ में रहना, ठीक है। तो जो आप नदन पार्ट इटली को इमेजिन कर पा रहे हो, जिसकी हम लोग ने अभी मैप के थ्रू देखा था, तो उसके अंदर पिडमॉन्ट सर्दिनिया जो कि पहले इटली का पार्ट थे, उसके जस्ट बगल में लैम्बोर्डी था, लैम्बोर्डी भी अब इटली का पार्ट बन गया, और जस्ट नीचे दो पार्ट और थे जिसमें मैडोना और टस्कानी था, ये भी अब इसके इटली के ही पार्ट आकर बन चुके, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा रीजन इटली का पार्ट बन चुका है। अभी कौन सा पार्ट बचा हुआ है, याद है कुछ, बताओ कौन सा? पेपल स्टेट बचा हुआ है, पेपल स्टेट जिसको क्लर्जी बोलते थे, और सदन वाला कौन सा था, किंगडम ऑफ टू सेशंस जिसको बोलते हैं, दो सेशंस की जो राजशाही है वो बची हुई है अभी। तो ये दो पार्ट अभी बेसिक जो बड़े हैं वो बचे हुए हैं। एक पार्ट और बचा है ऊपर का, कौन सा, वेनेशिया, ठीक है, और छोटा मोटा रोम जो है, रोम तो किंगडम ऑफ टू सेशंस के साथ ही का है, ठीक है। तो ये पार्ट अभी बचे हुए हैं। तो ये पार्ट ऑस्ट्रेलिया के साथ जब युद्ध हुआ, ऑस्ट्रेलिया हार गया था, तो केवल एक ही पार्ट क्यों, मतलब जो लिया गया था वो एक ही लिया था, लोम्बार्डी। हाँ, लोम्बार्डी को इसलिए लिया गया था क्योंकि मेजर कंट्रोल जो था वो उस समय में वेनेशिया के ऊपर ऑस्ट्रिया का ज्यादा था, तो ऑस्ट्रिया का जो ज्यादा अधिकार वाला क्षेत्र उसको ले पाना बहुत मुश्किल था। तो जो हल्के में था, जो हल्का पार्ट था उसको ले लिया, ठीक है। कल तुम्हारा इंटरव्यू है जावेद, ठीक है। हाँ, बाल्मा भी एक स्टेट है, उसका नाम मैंने मेंशन नहीं किया था, वो भी एक स्टेट है, बहुत छोटा स्टेट था एक, तो वो भी मैडोना और टस्कानी के साथ में ही ऐड हो गया, ठीक है। बाल्मा भी जो लिखा हुआ है चाहो तो नोट कर लो, वैसे इंपॉर्टेंट है, फ्रांस के ही कंट्रोल का है। तीसरी स्टेज के ऊपर आते हैं, इसके थर्ड स्टेज जो है बेसिकली, ठीक है। अब तृतीय चरण के अंदर यहां से जो पॉपुलर लीडर है गैरिबल्डी, वो वापस आ चुके थे, ठीक है। गैरिबल्डी का रोल पूरे का पूरे तीसरे चरण के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये दो जगह यहाँ पे लिखी हुई है, सिसिली और नेपल्स, ठीक है। ये दो जगह यहाँ पर लिखी हुई है, ये सिसिली और नेपल्स में दिखा दूं आपको मैप में कहां पे। यहीं पे देख लो, बहुत छोटा सा स्टेट है, सदर्न में एकदम साइड, साउथ के साइड में, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया था, ये रोम का इलाका है, यहाँ से पूरा का पूरा रोम जो है वो लीड करता है, ठीक है। नेपल्स यहाँ का इलाका था थोड़ा सा, ठीक है। नेपल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ये यहाँ का इलाका था, ठीक, इस इलाके को बोलते थे। अब ये भी किसके कंट्रोल में देखने को मिल रहा है, ये भी हमें देखने को मिल रहा है कि रिलीजियस पावर है उसी के कंट्रोल के अंदर देखने को मिल रहा है, ठीक है। और सिसिली जो इलाका है बेसिकली, ये तो हम लोग ये बात ही कर रहे हैं, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, ये नीचे का इलाका जो पूरा का पूरा, तो ये इलाके यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग, ये, ठीक है। तो हुआ क्या यहाँ पर बेसिकली, यहाँ पर जो यूनिफिकेशन है सिर्फ तृतीय चरण के अंदर गैरिबल्डी व्यक्ति आ चुका है, ठीक है। गैरिबल्डी जिनको किस नाम से पॉपुलरली जाना जाता है, इटली की तलवार। अब ये बेसिकली कमांडर बना के बुलाया गया, कमांडर इन चीफ इनको बुलाया गया और इनसे बोला गया कि ऐसा है, साउथ का जो इलाका है उसको जाके आप कंट्रोल करो, ठीक है। नॉर्थ के इलाके को तो हमने ले लिया, काबुल ने इसको पूरी तरीके से बोला कि आप जाकर साउथ के इलाके को पूरा कंट्रोल में लेकर आओ, ठीक। यहां से दो लोग एक्टिव हुए, एक तो गैरिबल्डी एक्टिव हुए और दूसरा विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल ने जो पेपल स्टेट था, पेपल स्टेट क्लर्जी के हाथों का जो था, उस पे अटैक कर दिया यहाँ से कैवियर के साथ में मिलके, और दोनों ने साथ में मिलके क्या करा, क्लर्जी से वो स्टेट छीन के अपने इटली के राज्य के अंदर मिला लिया। तो तीसरे चरण में सबसे पहली चीज तो यही हुई कि विक्टर इमैनुअल ने पोप के राज्यों के दोनों भागों पर अधिकार कर लिया। दोनों भागों का मतलब यहाँ पर यही है कि जो पेपल स्टेट है वो दो भागों में डिवाइडेड था, उन दोनों भागों को छीन के इटली में मिला दिया गया, ठीक है। तो ये पेपल स्टेट था।
गारबेल्डी ने क्या करा, बेसिकली जो पहुंचे साउथ के अंदर, ठीक है, और गारबेल्डी समय साउथ का विद्रोह संभाल लेते, इमैनुअल ने अटैक कर दिया बीच में आकर, तो गारबेल्डी ने समझाया भी कि पहले मुझे साउथ मिला लेने दो, अगर आप अटैक करोगे तो यहाँ पूरी तरीके से विद्रोह भड़क जाएगा और ना ये वाला स्टेट आ पाएगा ना ये वाला स्टेट आ पाएगा। लेकिन इमैनुअल ने अपनी थोड़ी कूटनीति या फिर कैवियर के सपोर्ट से पेपल स्टेट को क्लर्जी से छुटकारा दिला दिया और उसे मिला लिया। गारबेल्डी ने भी फिर इसका विरोध नहीं किया और गारबेल्डी ने कहां फोकस किया, किंगडम ऑफ टू सिशल्स के ऊपर, ठीक है, नेपल्स और जो सिशल्स हैं इन दोनों इलाकों के ऊपर उन्होंने पूरी तरीके से फोकस किया और फोकस कर यहां पर जनता से अगेन फिर पूछा गया कि आप लोग कहां रहना चाहते हो, अगर हम जनमत संग्रह कराएंगे तो आप कहां रहना चाहते हो। ये इलाका है किसके कंट्रोल में, बेसिकली स्वीडन के कंट्रोल में, ठीक है, और स्वीडन के अलावा एक और कंट्री थी जो यहाँ कंट्रोल रखती थी, स्पेन की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, पार्ट ऑफ रोम कहीं ना कहीं है, ठीक है, तो स्पेन की भी बात करते हैं। स्वीडन और स्पेन जो इलाके थे वो इस पे कंट्रोल रखते थे, लेकिन फ्रांस का बहुत प्रभाव था यहाँ पे भी, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, ठीक। तो ऐसी कंट्रीज के अगेंस्ट में जाकर गारबेल्डी ने अकेले अपने दम पर इस पूरे स्टेट को कहां मिला लिया, सीधा इटली में। कैसे मिला लिया, कारण उसके पीछे है 1866 का युद्ध, ठीक है, 1866 में एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध के अंदर ऑस्ट्रिया वर्सेस पर्शिया खड़े हुए, ठीक है, ऑस्ट्रिया और पर्शिया। पर्शिया वही 8 स्टेट वाला इलाका जिसके अंदर कई सारे गणराज्य हैं, ठीक है, और ये ऑस्ट्रिया इधर अकेला, ठीक। तो इस वॉर के अंदर गारबेल्डी ने समर्थन मांगा था ऑस्ट्रिया का। उन्होंने बोला था अगर ऑस्ट्रिया हमको समर्थन यहाँ पे दे देती है तो हम पर्शिया के अगेंस्ट में आपके साथ में मिलने को तैयार हैं, ठीक। तो गारबेल्डी ने जब ये ऑफर दिया तो ऑफर देने के बाद क्योंकि ऑस्ट्रिया यहाँ पे अकेला है और वो भी चाहता है कि उसको कोई ना कोई शक्ति मिल जाए पर्शिया के अगेंस्ट में, पर्शिया के अगेंस्ट में लड़ने का मेन मकसद क्या है, क्योंकि इटली अब नहीं चाहता कि दोबारा से कोई ऊपरी पावर आकर उसके ऊपर कंट्रोल करे। एक तरफ वो छुड़ाते चले जा रहे हैं फ्रांस से, ऑस्ट्रिया से, और एक तरफ कोई दूसरी पावर आकर कंट्रोल करे, ठीक है। और तीसरी चीज इन्होंने इनसे ये डिमांड करी कि अगर हम ऑस्ट्रिया को यहाँ विजयी करा देते हैं और ऑस्ट्रिया जीत जाती है तो हमें किंगडम ऑफ टू सिशल्स को दिलाने में हमारी मदद करेगा, ठीक है। तो एक तरफ देखिए फ्रांस को भी मना लिया गया था इटली के द्वारा, अब एक तरफ ऑस्ट्रिया को भी मना लिया गया। तो जब ऑस्ट्रिया का समर्थन इन लोगों ने ले लिया और इटली ने अपनी पूरी आर्मी दे दी इसको, तो 1866 का ये वॉर ऑस्ट्रिया जीत जाता है, ठीक है। ऑस्ट्रिया जैसे ही जीता, ऑस्ट्रिया ने समर्थन दे दिया किसको, इटली को, और बोला गया कि इटली में चाहे स्पेन हो, चाहे स्वीडन हो, चाहे फ्रांस हो, अभी के अभी तुरंत इस स्टेट को खाली करके चले जाए, वरना हम एक अटैक करेंगे, ठीक है। देखिए उसके बाद 1870, ठीक, 1870 में फ्रांस वर्सेस पर्शिया हुआ, ठीक है। अब ऑस्ट्रिया का दोस्त कौन था, फ्रांस। तो जब ऑस्ट्रिया से पर्शिया की बात होगी तो फिर फ्रांस से भी पर्शिया की बात होगी कुछ ना कुछ, है ना, तो आपसी लफड़े यही थे। तो 1870 में जब फ्रांस का मसला हुआ पर्शिया के साथ में, अगेन फिर कौन आया, इटली, और इटली ने क्या बोला, हम फ्रांस को समर्थन देंगे अगर पर्शिया से आपको पावर की जरूरत पड़े, ठीक है, लड़ने की जरूरत पड़े तो हम पूरी आर्मी अपनी फ्रांस को देने के लिए तैयार है। 1870 के इस वॉर के अंदर जब फ्रांस के साथ में ये लड़ाइयां चल रही थी पर्शिया की, तो इटली इनके समर्थन में आ गया। किंगडम ऑफ टू सिशल्स के अलावा किंगडम ऑफ टू सिशल्स के अधिकार बनाए रखने के लिए फ्रांस की सहमति तो बहुत जरूरी थी ना, क्योंकि फ्रांस का तो इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑस्ट्रिया, स्वीडन, स्पेन सबके ऊपर है। तो फ्रांस को कैसे मनाया जाए, फ्रांस को ऐसे मना लेते हैं कि फ्रांस में हम लोग हेल्प कर देंगे और फ्रांस की आर्मी पूरी तरीके से अपनी आर्मी के साथ मिला लेंगे। इसमें फ्रांस का जब इन्होंने सहयोग किया तो फ्रांस ने स्पेन और स्वीडन जैसी कंट्रीज को बोल दिया कि अभी तुरंत के तुरंत आप किंगडम ऑफ टू सिशल्स को खाली करके चले जाओ। और किंगडम ऑफ टू सिशल्स गारबेल्डी की वजह से किसके हाथों में आ गई, सीधा इटली के हाथों में आ गई। ये तीसरा चरण था इसका, जिसके अंदर इस वॉर के बाद में वो पॉसिबल हो। चाणक्य बुद्धि, हाँ बिल्कुल ठीक। चौथे चरण की बात करें तो अब वेनेशिया बचा हुआ है ऊपर में, ठीक है, और एक क्या बचा हुआ है, रोम बचा हुआ है थोड़ा बहुत पार्ट। तो वेनेशिया और रोम की अगर थोड़ी सी बात कर ले तो ये अभी भी इटली से बाहर थे, ठीक है, इटली से अभी भी बाहर थे। 1860 में वेनेशिया पर अधिकार हो गया, ठीक है। 1860 का वो दौर जिस समय में अभी हम लोगों ने पीछे देखा था कि लैम्बर्डी के बाद में कहीं ना कहीं वेनेशिया अभी खाली बचा हुआ था और वेनेशिया के ऊपर अधिकार नहीं हो पा रहा था।
1860 में इन्होंने अटैक किया, इटली की पावर पूरी तरीके से एक हो चुकी है, सिर्फ वेनेशिया ही तो बचा हुआ था, तो वेनेशिया के ऊपर अटैक करा गया और वेनेशिया के ऊपर अटैक करने के बाद में इसको 1860 में मिला जरूर लिया गया था, लेकिन ये फाइनली 1870 में जाके इसकी इंडिपेंडेंट पावर बना था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मेंशन नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ। 60 में कंट्रोल जरूर किया था अटैक करके, लेकिन 1870 में जाके इसकी एक स्वतंत्र शक्ति बन पाया। ठीक है, उसके बाद में वेनेशिया पर अधिकार होने के बाद में 1870 में रोम पर भी इन लोगों ने अटैक कर दिया मिलके, क्योंकि रोम एक अभी इंडिपेंडेंट पावर जो नीचे का इलाका बचा हुआ था वो अभी भी बचा हुआ है, और 1871 में रोम स्वतंत्र हो गया और संयुक्त इटली की राजधानी बन गया। ठीक है, अब पूरे के पूरे एकीकरण के दौरान अगर हम लोग देखें तो इस पूरे एकीकरण के दौरान हमको जो रोल है वो मैज़नी का कहीं नहीं दिखा भी चारों स्टेज में नहीं दिखा ना, वो रोल दिखाते हैं अब आपको। इटली का जो ये चौथा चरण है, इस चौथे चरण में जब रोम राजधानी बनाया गया इटली को पूरा कंबाइंड करके, तो उसमें सबसे बड़ा रोल मैज़नी का ही था। ठीक है, मैज़नी पूरी तरीके से जितने भी ये चरण चल रहे हैं, इन चरणों के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस बनाते थे अपने, और उन ऑर्गेनाइजेशंस में तमाम लोगों को जोड़ा करते थे और जोड़ के आर्मी बनाया करते थे इटली की। तो ये जो आर्मी अचानक से चली आ रही है ना दूसरी पावर से लड़ने के लिए, ये मैज़नी की ही बनाई गई आर्मी हुआ करती थी। तो मैज़नी का रोल फ्रंट फुट पे आपको अगर नहीं दिख रहा है तो पूरी तरीके से आप देखेंगे हर एक जगह मैज़नी का रोल दिखाई दे रहा है। ठीक है, बस सामने से आके लड़ने के लिए दो व्यक्ति गारबेल्डी दिख रहे हैं और कैबूर दिख रहे हैं, लेकिन पीछे से अगर कोई व्यक्ति लड़ रहा था इसमें तो वो थे मैज़नी। मैज़नी ने हर एक जगह पर जा जाके अपनी आर्मीज बनाई। ठीक है, अपनी सेनाएं बनाई और सेनाओं को सीधा इटली को सौंप दिया करते थे और बोला करते थे कि जो इटली है बेसिकली वो इटली जो एकीकृत करने के लिए हमें यहाँ के लोगों की समर्थन की बहुत जरूरत है, और इस समर्थन को यहाँ की आर्मी ही अच्छी तरीके से यहाँ पर लोगों के लिए मदद कर सकती हो। ऐसी आर्मी बनाने में मैज़नी का पूरा रोल है। तो ये हर जगह मैज़नी का रोल आप लोग इनडायरेक्ट फॉर्म में समझ ही जाइए। तो इटली के एकीकरण में, पूरे एकीकरण में किसका योगदान है? मैज़नी का। ठीक है, नाम लिखिए। अब हाँ, वो नाम हमने लिख दिया था स्टार्ट में भी, एंड में भी पूरी तरीके से आएगा मैज़नी का, लेकिन इसीलिए मैंने बता दिया पूरी तरीके से मैज़नी हर एक जगह पर प्रेजेंट है और हर एक जगह पे उनका योगदान देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बेसिकली 4 चरण है इसके, और इन 4 चरणों में से पूरा का पूरा योगदान जो है वो यहाँ देखने को मैज़नी का भी मिलता है। ठीक है, इसके बाद में इंडिपेंडेंट रोल, इन लोगों के अलग अलग योगदान क्या है उन योगदानों के बारे में लिखा गया है। ठीक है, कैवियर की जो बात की गई है यहाँ पे, जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि कैवियर का क्या क्या योगदान है, और ऐसे 4 टोटल कैरेक्टर्स है और चारों कैरेक्टर्स के अलग अलग योगदान इटली के एकीकरण में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इटली के एकीकरण से रिलेटेड 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे गए अभी तक। पहला ये पूछा गया है, इटली के एकीकरण ने यूरोप के एकीकरण में किस तरीके से सहयोग दिया? पहला क्वेश्चन। ठीक है, इटली के एकीकरण ने यूरोप के एकीकरण में किस तरीके का सहयोग दिया, ये पहला क्वेश्चन था। अब यूरोप के एकीकरण की अगर हम लोग बात करें तो यूरोप के एकीकरण में और कंट्रीज में फ्रांस, जर्मनी, रशिया, ये तमाम कंट्रीज उसके पार्ट में आ जाएंगे, जहां आपको इनकी स्टोरीज लिखनी पड़ेंगी, इनकी क्रांतियां लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, इनके बारे में लिखना पड़ेगा। तो इटली का एकीकरण, इटली के अंदर जो जो संगठन बने, उन संगठन के बाद में किस तरीके से इटली एकीकृत हुआ और उसने यूरोप पे डायरेक्ट इंपैक्ट कैसे डाला, ये एक क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था वो यही पूछा गया था, इटली के एकीकरण को विस्तार से समझाइए। अब विस्तार से समझाने के लिए आपको चारों चरण वहां पे मेंशन करने पड़ेंगे, तो ये 4 स्टेजेस आप वहां पर लिखेंगे उसके बारे में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन जो अभी तक पूछा गया इसके बारे में, वो पूछा गया रोल ऑफ मैज़नी, कैवियोर या फिर गैरिबाल्डी। इन तीनों लोगों के रोल पूछे गए हैं इटली के एकीकरण में। अब ये तक सिर्फ ये 3 ही तरीके के क्वेश्चन आए और इसके अलावा कोई क्वेश्चन अभी तक इटली के एकीकरण से नहीं पूछा गया है। ठीक है, और ये कैरेक्टर्स को अभी और डिटेल में पढ़ने के बाद में, इनके योगदान को पढ़ने के बाद में, अब आप लोग इन तीनों तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये लिख लो, चाहे तो तीनों तरीके के क्वेश्चन मेंशन कर लो और इनको अपने आधार पर आंसर्स को लिख के आइएगा, प्रीवियस ईयर में देख लीजिएगा। पहला मैंने बोला इटली जो है
एकीकरण, उसका यूरोप के एकीकरण पर कैसा प्रभाव पड़ा। ठीक है, इटली के एकीकरण का यूरोप के एकीकरण पर किस तरीके का प्रभाव पड़ा। दूसरा, हमें इटली के एकीकरण के बारे में विस्तार से लिखना है। ठीक है, डिटेल लिखनी है इटली के एकीकरण के बारे में, जिसमें सारी स्टेजेस वगैरह सब लिखी जाएंगी। और तीसरा क्वेश्चन है ये जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं इनके बारे में। हाँ, पहला, इटली के एकीकरण में तुमने लिखे और कोई नहीं लिख पाया ना। इटली के एकीकरण में यूरोप के एकीकरण का योगदान। दूसरा लिखो, इटली के एकीकरण का विस्तार में वर्णन। इटली के एकीकरण का विस्तार में वर्णन। अब तीसरी चीज देखिए, कैबूर, मैजनी, गैलबार्डी और डैश लगा के लिख दीजिए रोल। इन लोगों का क्या रोल रहा पूरे के पूरे इस एकीकरण के दौरान। ठीक है, ये 3 तरीके के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और तीनों तरीके के क्वेश्चन अभी तक आप लोग सॉल्व कर लेंगे। हाँ, अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट पे, वो सुन लो पहले, उसके बाद में इसको डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है, कल है आप लोग का इंटरव्यू सेशन। ठीक है, और जिसकी बात अभी तक चल रही थी और मैंने कल बताया भी था, जिन लोगों ने ऑडियो कॉल अटेंड की थी उनको पता होगी ये बात। हाँ प्रीति, किसको सिसली वाला नहीं समझ आया, अभी बता दूंगा, इसके बाद में फिर से बता दूंगा। तो कल है इंटरव्यू, इस इंटरव्यू के दौरान लगभग 10 लोगों को कल इंटरव्यू देना है। ठीक है, 10 इंटरव्यूज होंगे टोटल, और उन 10 लोगों में से मैंने कल भी बोला था जो लोग खुद देना चाहते हैं वो अपने नाम खुद दे दो, पहली बात तो। ठीक है, वरना फिर हमें नाम तो बताइए किसी से लेना है। ठीक है, तो उस हिसाब से ले लेंगे, और कल रैंडम बुलाएंगे तो तुम लोग को मजा नहीं आएगा, फिर तैयार करके भी नहीं आ पाओगे। अगर आज अपना नाम स्वयं दे दोगे तो आज तैयार करके आ पाओगे कल, है ना, तो कल तैयार करके आ पाओगे। जैसे जावेद बोले थे मुझसे इंटरव्यू के लिए कि सर मेरा पहले फेज में कर दीजिएगा, तो उनका कर दिया गया है। और कौन है यहाँ पर जो पहले फेज में देना चाहता है, हाथ उठा सकते हैं? कोई नहीं? बेसिक वाला हो जैसे दिन वाला नहीं, उससे हाई लेवल है। ऐसे आप ही लेंगे। हाँ हाँ, मतलब सबके सामने, तो जैसे सबके सामने, हाँ जैसे उस दिन हुआ था, हाँ वही वही उसी तरीके से होगा। नहीं है कोई? यस, उला, प्रीति और जावेद, और कौन है? तो मुझे नाम दे दो। जलवारी टिश्यू का हाँ, इसीलिए तो लिए थे मैंने। अभी मैं नाम लिख के बता दे रहा हूँ किस किस का लिखा है।
हाँ जी, नाम चुन लीजिए जिनको कल इंटरव्यू देना है। ठीक है, अब इंटरव्यू के लिए बहुत सारे सजेशन पॉइंट्स अब आप लोग को मिल चुके हैं, और जो 10 लोग इसमें नहीं आ रहे उनका पूरा जो इंटरव्यू होगा वो मंडे को होगा हर हाल में। जो भी 10 लोग इसमें नहीं आ रहे, अगले 10 लोग उसमें आएंगे। जो 10 लोग हैं उसमें पहला नाम ओला का है, दूसरा नाम जावेद का है, तीसरा नाम प्रीति का है, चौथा नाम आलोक का है, पांचवा नाम शिवांशी का है, छठा नाम पल्लवी का है, सातवां भावना है, आठवां ध्रुव है, नवा अस्मित त्रिपाठी और 10वां शिवांगी। ठीक है, ये टोटल 10 नाम है। इन 10 नामों का इंटरव्यू कल है। तैयार हो के आओ, अच्छे कपड़े पहन के आओ। देखिए, इंटरव्यू का टाइम है 12 से 1:30 रखेंगे, हो सकता है 12:15 हो जाएगा क्लास ओवर होते होते। ठीक है, तो लगभग 1.5 घंटा अप्रोक्स। ठीक है, और 1.5 घंटे में मान के चलिए 10 से 15 मिनट एक पर्सन का इंटरव्यू चलेगा उसके अंदर। ठीक है, 10 से 15 मिनट। ठीक, एक्चुअल में अगर इंटरव्यू जिसका अच्छा जाएगा, हो सकता है वो 15 से 20 मिनट भी हो जाए अगर अच्छा जा रहा होगा। ठीक है, और अगर बुरा जा रहा होगा तो वो 10 मिनट से कम भी हो सकता है। हो सकता है 5 मिनट में ही चलो दफा दफा। ठीक है, वैसा वाला भी सीन हो सकता है। तो ये 10 लोग अपने इंटरव्यू के लिए तैयार रहिए। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट हिंट आपको दे देता हूँ। वो इम्पोर्टेंट हिंट ये है कि पीसीएस के बहुत सारे इंटरव्यूज क्वेश्चंस सामने आ रहे हैं पिछले 2 दिनों से, क्योंकि 2 दिन से पीसीएस के इंटरव्यूज चल रहे हैं। और पीसीएस के इंटरव्यूज को आप लोग अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को एटलीस्ट देख लीजिएगा। वो क्वेश्चंस पैनल तो नहीं दे रहा है, लेकिन जो बच्चे इंटरव्यू देके आ रहे हैं वो इंटरव्यू देके आते समय फिर डिस्कस करते हैं आगे, है ना। और वो सारे क्वेश्चंस इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो मैं ये गारंटी नहीं दे रहा हूँ वहीं से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, लेकिन ये बता रहा हूँ कि अगर आप लोग उन क्वेश्चंस को पढ़ लोगे तो उन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद में जो भी आप लोग आंसर्स दोगे उसमें एक मैच्योरिटी जरूर होगी। ठीक है, तो इसके लिए तैयार रहिए। और एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि आप लोग में से जिन लोगों ने ऑप्शनल अपना चूज कर लिया है वो लोग बता दीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं किया है तो अभी बता दीजिएगा। और अगर आप लोग ये कहना चाहें कि अभी हमने ऑप्शनल के बारे में नहीं सोचा है, ठीक है, तो क्यों नहीं सोचा, इसके लिए भी बहुत तगड़ा एक आपके पास में आंसर होना चाहिए। ठीक है, वरना पैनल में फंस सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और हो सकता है हर बच्चे से पूछा जाए ऑप्शनल के बारे में, या तो फिर ऑप्शनल का ही क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। 10 लोग ये हैं, इनकी लिस्ट में डाल दूंगा इस ग्रुप पे। जो लोग बोल रहे हो, जिन्होंने अपना नाम सुन लिया याद तो हो गई। और इन 10 में से जो भी एब्सेंट हो गया, इन 10 में से जो भी एब्सेंट हो गया वो शायद अगले 10-20 दिन क्लास में दिखेगा। अंडरग्राउंड हो जाना चुपचाप बिना कहे। ठीक है, और इसमें से सबसे अच्छा इंटरव्यू जिसका होगा उसके लिए गिफ्ट भी है। अच्छा वाला गिफ्ट। ठीक है, तो उसको एक गिफ्ट भी मिलेगा, तुम्हें लोग के काम का कुछ ना कुछ मिलेगा। तुम्हारा परसों मंडे को नहीं होगा, मंडे होगा। और मंडे को जो बचे हुए बच्चे हैं वो लोग भी तैयार रहिएगा। ठीक है, ये 10 बच्चों में से जो सबसे अच्छा होगा उसके लिए एक गिफ्ट है। अगले 10 में से जो होगा उसके लिए हाँ नहीं, अप्रिशिएट तो करेंगे, पेटे पिटाई को संभालना संभालना पड़ेगा। ठीक है, क्यों क्यों ऑब्वियस ही बात है, ये सब लोग सुनेंगे ना तुम लोग किस तरीके के आंसर से कैसे। और देख रहा हूँ हाँ, क्या हो गया, क्या समझ गया?
हाँ क्या समस्या है? हाँ लोग क्या कह रहे हैं? सबका अलग अलग घर पे ऑनलाइन, वो सही बता रहे ऑनलाइन ऑडियो कॉल ज्वाइन करते तो कोई आता नहीं है, ऐसे डुबची डुबची चलता रहेगा तुम लोग का दिन भर। वही ऐसे चलता रहेगा पूरा दिन, कोई ना कोई करता रहेगा उसको, लेकिन जब एक्चुअल में कॉल करो तब कोई नहीं दिखेगा। हाँ है ना, तो ये इंटरव्यू होगा और इसमें एक थर्ड व्यक्ति भी ऐड हो सकते हैं, ठीक है, मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन जो पर्सन है वो ऑलरेडी युवा विकास कल्याण अधिकारी है, ठीक है, और हो सकता है वो इसमें ऐड हो सकते हैं। मैं ये बात आपको कंफर्मेशन कल क्लास के बाद ही मिलेगी, ठीक है, तो वो ऐड हो सकते हैं, ठीक। तो तैयार रहिएगा। तीसरा तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है। आप हमसे अभिषेक सर से तो बहुत अच्छे से रूबरू हैं, आपको पता है हम कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन कल ये धोखा आपका दूर हो जाएगा जब हम क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। और तीसरा व्यक्ति ऐड हो सकता है, तो अपने जो आंसर्स हैं उसको बहुत स्पेसिफाई रखिएगा, ठीक है, ज्यादा किसी भी तरीके की डिबेट में मत पड़िएगा कोई भी, और आंसर्स को बहुत क्लियर और स्पष्ट देने की कोशिश कीजिएगा। पता है तो ऑल गुड, नहीं पता है तो सॉरी, कोई बात नहीं, ठीक है, और आंसर्स को सॉरी करके चले जाइएगा। 10 बार सॉरी बोलोगे ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है इतना तो तुमने पढ़ लिया है यहाँ पर कि तुम 10 बार सॉरी नहीं बोल सकते, ठीक है। एक एवरेज सॉरी चल जाएगा, तीसरे चौथे क्वेश्चन पे एक सॉरी, ठीक है, ऐसा चल जाएगा, लेकिन अब हर बात में सॉरी बोलोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो बाकी ध्यान रखिएगा, 1.5 घंटे का इंटरव्यू होगा, सारे बच्चे इसी तरीके से क्लास में बैठेंगे जैसे बैठे थे, हम लोग पैनल भी उसी तरीके से बनाएंगे और एग्जैक्ट उसी तरीके से पूरी की पूरी परफॉर्मेंस कराई जाएगी, ठीक है। कोई डाउट किसी को? और ये 10 लोग इंटरव्यू में एब्सेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जितने भी इंटरव्यूज होंगे आपके ये रिकॉर्ड होंगे और रिकॉर्ड होकर सारे के सारे अभ्युदय की वेबसाइट या फिर यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, ठीक है। तो ये यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएंगे, अगर आप लोग चाहते हो आप लोग का इंटरव्यू जाए और लोग देखें कि आप लोग इंटरव्यू देने में सक्षम हो, तो आप लोग कायदे का इंटरव्यू तैयार करके आइएगा, ठीक है। वो हम सवाल भी देंगे, हमें लगेगा अगर आप लोग बहुत डिग्रेड हो रहे, ठीक है, तो हम लोग को फिर इजी क्वेश्चन पूछना भी आते हैं तो इजी भी पूछ लेंगे। अगर लगेगा बहुत काबिल बन रहे तो हम पूछना भी आते हैं, हम तब भी पूछ लेंगे, ठीक है। तो दोनों तरीके, बस इंटरव्यू बैलेंस रखिएगा, अपने रियल पर्सनालिटी को शो करने की कोशिश कीजिएगा, दैट्स इट, बस, ठीक है। राशि ले जाना अभी से थोड़ी जाना, ये वाला पूछ रही थी प्रीति, 3rd स्टेज वाला ना, सेशंस वाला जो, इसके अंदर इटली के एकीकरण का तीसरा चरण है, इसमें गैरबेल्डी की बात कर रहा था मैं। गैरबेल्डी यहीं से एक्टिव होते हैं बेसिकली आकर, ठीक है, और यहाँ से जब ये एक्टिव होते हैं आगे तो 1860 में सिचिली और नेपल्स का जो इलाका है उसके ऊपर कंट्रोल करते हैं। नेपल्स का इलाका रोम के बगल का इलाका जो मैंने अभी मैप में आपको दिखाया था वो था, और सेशंस जो इलाका था वो बेसिकली किंगडम ऑफ सेशंस, जिसको स्वीडन या स्पेन के कंट्रोल में माना जाता था, ठीक है, तो इनके कंट्रोल का इलाका था। गैरबेल्डी जब यहाँ पर आते हैं तो गैरबेल्डी यहाँ पे आने के बाद में ऑफर करते हैं किसको, सबसे पहले एक वॉर हुआ था ना, नीचे भी हमने बताया था आपको, एक वॉर हुआ था, कौन सा, ऑस्ट्रिया और पर्शिया को। तो गैरबेल्डी ऑस्ट्रिया के पास में जाते हैं, कहते हैं पर्शिया के विरुद्ध जितनी भी लड़ाई हुई है उस लड़ाई में हम आपके पूरे के पूरे साथ में खड़े रहेंगे, और 1866 में समर्थन देते हैं ऑस्ट्रिया को। लेकिन ऑस्ट्रिया से अपील क्या करते हैं कि आपके जो दोस्त हैं, मित्र हैं फ्रांस, उनको थोड़ा कहिएगा कि किंगडम ऑफ टू सेशंस का जो इलाका है उस पर थोड़ा सा अपना हाथ ढीला कर दें, जिससे हम उसको अपने राज्य में मिला लें, ठीक है। अब फ्रांस से ये अपील करने के लिए मान जाता है ऑस्ट्रिया। 1866 में ये वॉर जीत भी जाता है ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया जब ये वॉर जीत जाता है तो वो फ्रांस से ये अपील करता है कि भाई हमने ऐसी ऐसी बात की थी इटली के साथ में, और आप इनके जो आक्रमण वाले क्षेत्र हैं उनको स्पेन से या फिर स्वीडन से छुड़वा दीजिए, ठीक है। जब ये उनसे इस अपील को करते हैं तो फ्रांस के लोग यहाँ पर थोड़ी मक्कारी कर जाते हैं,
क्योंकि उनको पता था पूरे इटली का कंट्रोल तो छोड़ ही चुके थे हम अभी तक, अभी थोड़ा बहुत इनडायरेक्ट कंट्रोल बचा हुआ है, वो सेशल्स के ऊपर ही बचा हुआ है। अब सेशल्स के ऊपर कंट्रोल करने के लिए ये क्या करते हैं, एक ताला मटोली करना शुरू कर देते हैं, चलो इस साल करा देंगे, बाद में करा देंगे, बाद में करा देंगे। अब इन्हीं के ऊपर आ जाती है ये नौबत कब, 1870 में, जिसके हम लोग यहाँ बात करते हैं फ्रांस वर्सेस पर्शिया। पर्शिया पूरी तरीके से अटैक कर देता है फ्रांस के ऊपर। तो अब ये मौका गैरिबल्डी ढूंढते हैं और इनको लगता है ये सबसे उचित मौका है और इसी समय में हम बहुत आसानी से फ्रांस को मना सकते हैं। तो ये क्या कहते हैं, फ्रांस के पास अब जाते हैं और इटली की पूरी आर्मी को फ्रांस को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहते हैं इटली पूरा सहयोग करेगी पर्शिया से जीतने के लिए, लेकिन हमारी एक समस्या ये है कि फ्रांस अब जो हमारा सेशल्स का इलाका है उसको आजाद करवा दे, किससे, स्पेन से या स्वीडन से। ठीक है, तो फ्रांस की जब यहाँ पर सहायता की जाती है इटली के द्वारा, तो जो टाला मटोली फ्रांस करता चला आया था अभी तक, अब वो टाला मटोली नहीं करेगा क्योंकि अब डायरेक्ट सहयोग देने को तैयार है और डायरेक्ट सहयोग के थ्रू फ्रांस इनको अब यहाँ पर सिसिली का इलाका पूरी तरीके से दे देता है। ठीक है, तो सिसिली जो पूरा का पूरा इलाका है वो अब गैरिबल्डी की वजह से, जिन्होंने यहाँ इटली की सेना को सीधा सीधा लाकर दे दिया इनको, उसके थ्रू इनके हाथों में पहुंच जाता है। ठीक है, तो सिसिली की यही कहानी है, गैरिबल्डी के थ्रू पहुंचता है और ये दो युद्ध उसके बीच में इंपॉर्टेंट है, एक ऑस्ट्रिया का और एक फ्रांस का। अब क्लियर है? लेकिन सर ये भी है ना, सिसिली भी उन्होंने 1860 में अधिकार कर लिया, जबकि युद्ध ये बाद में हो रहा है। हाँ। तो क्या ये समझौता पहले हो गया? देखो ये हुआ क्या था, ऑस्ट्रिया और फ्रांस ये दोनों कंट्री थी। अभी ऑस्ट्रिया के बारे में जितनी भी चीजें हमने देखी, इनके सारे इलाके तो निकल चुके हैं। 1860 में जो कंट्रोल दिया जा रहा है, सुन लो इनका क्वेश्चन वैलिड है और अच्छा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है कि अभी हम लोग ये युद्ध देख रहे हैं 1866 में, ये युद्ध देख रहे हैं 1870 में, लेकिन ऊपर हमने जो मेंशन किया है वो किया हुआ है 1860 में सिसिली पार्ट बन गया था इटली का। तो क्या पहले ही ये समझौता हो चुका था जिसके बाद में ये लड़ाई हुई है, या लड़ाई के बाद में सिसिली को एक्चुअल फॉर्म में इनको सौंपा गया था? ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन है क्योंकि 60 में तो सिसिली मिल गया, फिर ये 66 और 70 में बात ही क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो बेसिक इसका मतलब यही है कि ऑस्ट्रिया और पर्शिया, फ्रांस या पर्शिया, इनमें आपसी मतभेद चले आ रहे हैं 18वीं शताब्दी से। जब हम 1760-70 से लेकर अब तक की बातें करते हैं तब से ये मतभेद चले आ रहे हैं। अब पर्शिया लगातार ऑस्ट्रिया और पर्शिया लगातार फ्रांस पे अटैक करने की जो नीतियां अपनाता था, उन नीतियों के थ्रू बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते रहते थे पहले से। ठीक है, अब इन एग्रीमेंट में 1860 का वो एग्रीमेंट है जिस एग्रीमेंट में बोला गया था कि अगर ऑस्ट्रिया और फ्रांस मदद करते हैं इटली की, तो पूरी तरीके से इटली भी उनका सहयोग करेगा, लेकिन हमको सिसिली का इलाका इन लोगों से आजाद चाहिए, जो स्वीडन और स्पेन के लोग हैं, क्योंकि स्वीडन और स्पेन किसके कंट्रोल में है, वो फ्रांस के कंट्रोल में हुआ करता था। 60 में ये एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन एक्चुअल फॉर्म में ये रिपब्लिक या फिर उसका पार्ट आकर जो बना है वो 1870 में बना है। ठीक है, सिसिली जो इलाका बना है आके, वो कब बना है, 1870 में आके बना है। 60 में एग्रीमेंट हुआ, समझौता हुआ, आने वाले युद्धों में समर्थन करेंगे पूरी तरीके से, लेकिन 70 में क्या हुआ था, पूरी तरीके से सिसिली आके इसका पार्ट बना था। तभी तो हम बोलते हैं कि ये पूरी की पूरी क्रांति जो हुई है इटली के अंदर, इसका जो दौर चला है, इस दौर को अगर हम लोग माने तो 1858 से लेकर 71 ये पूरा का पूरा समय काल है जब इटली का एकीकरण हो रहा है। 71 में रोम को कैपिटल बना दिया था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो 71 में इटली का एकीकरण पूरी तरीके से समाप्त हो गया। ठीक है, तो इटली का एकीकरण 1858 से 1871 तक चलने वाली घटनाओं का एक पूरा का पूरा सीक्वेंस है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट अभी क्लियर है? ये देखिए पर्सनालिटीज हैं जिनके बारे में अभी मैंने बोला भी था, लिखने को आ सकता है आपको, और इनके बारे में पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन बेसिकली मेंस में ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो इनके बारे में कुछ चीजें देख लीजिए, इंपॉर्टेंट जो लगे वो नोट कर लीजिए। देखो कैबुअर के बारे में थोड़ा सा देख लो। ठीक है, कैबुअर जिसको बोला जाता है पूरे इटली के एकीकरण में सबसे इंपॉर्टेंट योगदान इसी का है। ठीक है, चलो बहुत मेहनत कर ली, पढ़ो खुद पढ़ो।
अपने मुंह में पढ़ो। कौन बोला? क्या मतलब वो जोक कहाँ जोक लिखा है? पता नहीं चलेगा आपने भी। अभी रुचि का प्रश्न बना दिया। हाँ, यही है तो। पूरी स्लाइड हटा के पूछूंगा भी अभी, ये मत समझना कि पढ़ लिया है। सर इसमें लिखा हुआ है क्या? नेपोलियन तृतीय ने ऑस्ट्रिया से ब्राह्म संधि कर ली। हाँ लेकिन सर नेपोलियन तृतीय तो फ्रांस का राजा था। हाँ, और फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में तो मतलब समझाने वाला संबंध था। दोनों में दोस्ती और मित्रता का संबंध था। एक्चुअल में इटली को लेकर जो मतभेद शुरू हुए थे, उस मतभेद को लेकर ऑस्ट्रिया और फ्रांस का जो वॉर है उसका यहाँ डिस्कशन किया जा रहा है। ऑस्ट्रिया और फ्रांस एक दूसरे के अगेंस्ट में यहाँ पर इसलिए खड़े हो गए थे कि इटली का कौन सा पार्ट ऑस्ट्रिया के पास रहना चाहिए और कौन सा फ्रांस के पास रहना चाहिए। यहाँ पे उसी चीज का वर्णन किया जा रहा है। तो सर नेपोलियन तृतीय क्यों संधि साइन करेगा? वो तो इटली के नेपोलियन ने तो ऑस्ट्रिया के साथ में साइन किया ना। वही। हाँ, तो ऑस्ट्रिया के साथ में इसलिए साइन कर रहा है कि शांति बना लो आपस में, हम लोग तो दोस्त हैं, तो हम लोग क्यों लड़ रहे हैं इटली के चक्कर में, ये वाली शांति की समझ। बढ़िया ना? पढ़ना है, याद नहीं करना। हाँ जी, बताइए क्वेश्चन। जो कैवियर है जिसकी बात इस पूरे के पूरे पैराग्राफ में हुई है, उस कैवियर की बात को अगर हम लोग थोड़ा सा स्पेसिफाई करें तो मैं कुछ रीजन पूछता हूँ। कौन से रीजन थे जिसमें कैवियर का योगदान था इटली के अंदर मिलाने के लिए? पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि कौन सी शक्तियों के विरुद्ध लड़ाई लड़के उसने इन रीजन्स को मिलाया था। ठीक है, पहला रीजन की अगर मैं बात करूं, पिडमॉन्ट। क्वेश्चन समझ गए थे मेरा? मैंने पूछा कि कैवियर का योगदान जो है इटली के अंदर एकीकरण का, उस एकीकरण में जो उसका योगदान है उसके बारे में आपको ये बताना है कि कौन से प्लेसेस को यहाँ पे कैवियर ने मिलाने के लिए योगदान दिया और कौन से देश के विरुद्ध वो लड़ाई लड़ी थी उसको मिलाने के लिए। ठीक है, पिडमॉन्ट की बात पहले मैंने करी। पिडमॉन्ट ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट विरुद्ध कर लड़ाई लड़ा। पिडमॉन्ट की बात कर रहा हूँ। पिडमॉन्ट तो था स्थायी प्रभाव। तुम नहीं समझदार हो, बाकी सब गधे हैं। पहले ही क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ तुम लोग सब, तुम उसी का गलत आंसर दे रहे हो। पिडमॉन्ट तो पहले ही इटली का पार्ट है, उसको मिलाने की बात ही क्यों की जाएगी? सब आंसर भी दे रहे हो अच्छे अच्छे वाले, लॉजिक तो लगा लो थोड़ा सा। पिडमॉन्ट मैंने इसीलिए पूछा कि कुछ याद है या नहीं याद है। पिडमॉन्ट तो पहले से इटली का पार्ट है ना, उसको क्यों मिलाएंगे इटली के अंदर?
ठीक, कौन सा पार्ट मिलाया था इसमें? लंबोर्डी मिलाया था। लंबोर्डी को बेसिकली सबसे पहला राज्य जो मिलाया ही गया था कैबियर के द्वारा वो लंबोर्डी था, और लंबोर्डी को ही मिलाने के लिए इनका योगदान माना जाता है। दूसरे दो स्टेट और कौन से हैं जिसको लिए योगदान इनका कैबियर का माना जाता है? दो स्टेट और कौन से? मेडोना और टस्कैनी। मेडोना और टस्कैनी किस आधार पर इटली में मिले थे? जनमत संग्रह से मिले थे। और ये किसकी पावर के अगेंस्ट में जाकर किया गया था? कौन सी पावर के अगेंस्ट में गए थे तब ये हुआ था? फ्रांस था ना, यहाँ पर कंट्रोल फ्रांस का था ना। लंबोर्डी और वेनेशिया के ऊपर है ऑस्ट्रिया का कंट्रोल। नीचे किसका कंट्रोल है यहाँ पे? मेडोना, पार्मा भी एक रीजन था, ठीक है, और टस्कैनी भी एक रीजन था। ये बेसिक 3 रीजन है जिसके ऊपर सीधा सीधा कंट्रोल फ्रांस का था। इसको आजाद कराया था जनमत संग्रह थे किसने? कैबियर ने, ठीक है। कैबियर के नीति के थ्रू ये हुआ था, ठीक है। कैबियर के योगदान की अगर बात करें तो ऑस्ट्रिया और फ्रांस के युद्ध में इनका क्या योगदान था? ऑस्ट्रिया और फ्रांस के युद्ध में क्या योगदान था कैबियर का? ऑस्ट्रिया और फ्रांस के युद्ध में कैबियर का क्या योगदान था? ऑस्ट्रिया को सेना भेजेंगे, फ्रांस को सेना भेजेंगे? फ्रांस को भेजेंगे, ऑस्ट्रिया को भेजेंगे। क्यों? लड़ाई तो दोनों से है कैबियर की, फ्रांस से भी है, ऑस्ट्रिया से भी है। सर इस चीज का संबंध हम प्रथम चरण से ले सकते हैं। हाँ, कैसे? सर प्रथम चरण में काउंट काबूल और नेपोलियन थर्ड के बीच जो संधि हुई थी कि हाँ। फ्रांस और ऑस्ट्रिया की मदद, फ्रांस ऑस्ट्रिया की मदद नहीं कर रहा, ठीक है। हाँ। तो ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जब युद्ध हुआ था तो वहां से उन्होंने लोम्बार्डी को उसमें पीटमांड में मिला लिया था। तो उस चीज को देखकर द्वितीय चरण में वहां की जो मध्य इटली की जनता थी उसने विद्रोह कर दिया था। तो ये योगदान है, ये योगदान था। तो यहाँ ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच का जो योगदान की बात हो रही, पहली चीज तो स्टेट्स को जो मिला रहे हैं इसकी तो बात हम कर ही रहे हैं कि चर्चा कर रहे हैं कि स्टेट्स को मिलाने में इनका योगदान जो है, लेकिन फ्रांस और ऑस्ट्रिया इन दोनों के बीच में अभी एक शांति समझौता देखा था आपने हुआ था। दोनों में लड़ाई थी, वॉर हो रहा था, और वॉर के दौरान अरुण ने भी एक क्वेश्चन भी पूछा था, ये दोनों क्यों शांति समझौता कर रहे हैं, इनके बीच में क्यों लड़ाई हो रही है? तो ऑस्ट्रिया फ्रांस के बीच में जो लड़ाई थी इटली को लेकर, इटली के कौन से पार्ट पर कौन आकर किस तरीके से रूल करेगा, इसके बीच में कैबियर ने जाके योगदान दिया था, उस शांति समझौते को बढ़ावा दिया था कि फ्रांस और ऑस्ट्रिया इटली के किसी पार्ट को लेकर आपस में संघर्ष ना करें, क्योंकि कैबियर को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि आगे चल के वो इन्हीं लोगों को यूज करके अपने इटली को आजाद कराने वाला है, ठीक है। तो इसमें योगदान इनका, ठीक, चलो ना काफी है समझने के लिए। पढ़ो इसको, गैरिबल्डी का योगदान, और अब ध्यान से पढ़ना। सर आपने क्वेश्चन तो काबूल का पूछा था ना? हाँ, अभी गैरिबल्डी है दूसरा।
गया? पहला क्वेश्चन पता है त्रिपाठी को क्या पूछा जाए? क्या पूछा जाए बताओ? हैं? चलो पहला क्वेश्चन यही है कि कौन से राज्य कैबूल के आक्रमण के बाद में बचे थे जिसको गैरिबल्डी ने मिलाने के लिए अपना योगदान दिया? रोम, वेनेशिया और नेपल्स। ठीक है, ये 4 राज्य बचे थे जिनको मिलाना अभी भी बाकी था। ठीक है, इन 4 राज्यों में से सिसिली के ऊपर कब गैरिबल्डी ने अटैक किया? कौन से साल? 1860 पक्का 1860 में अटैक कर दिया। और बेसिकली वेनेशिया को कब कंट्रोल में ले लिया था इन्होंने? कौन से साल में? 1866 में अपने कंट्रोल में ले लिया वेनेशिया को। रोम को राजधानी कौन से साल में बना दिया गया? 1871 में रोम को राजधानी बना दिया गया। अरे अब तो तुम लोग ध्यान से पढ़ो सर। ठीक है सर 70 में मिलाने की कोशिश की थी। हाँ, 70 में उसको राजधानी। एक छोटा सा इसको पढ़ लो ऐसे। मजा सा नहीं आएगा अभी क्वेश्चन पूछने का। ये लाइन 2 बार रिपीट हो गई क्या? हाँ ये लाइन रिपीट हो गई। हाँ, उसे हटा दें। नहीं सर, इसी को तो इटली का हार्ट बोला जाता है। ठीक है, पढ़ लिया? इसको सामने रखते हुए कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैजिनी से रिलेटेड ये बताइए, अगर मैं पूछूं आपसे कि मैजिनी ने सबसे पहले योगदान इटली के यूनिफिकेशन में कौन सी सन में दिया और किस ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में दिया था? सर यंग इटली और यंग यूरोप कौन सी सन में बने थे? 1833 में। फिर 1831 में क्यों नाम आता है इसका मैजिनी का? परमिशन तो बाद में 1831 में क्यों नाम आता है मैजिनी का? मैजिनी और गैरिबल्डी 1831 में 2 नाम आए थे। 2 रिवॉल्यूशनरीज का उदय वहां पे और इन दोनों ने क्रांति वहां पर स्टार्ट की थी इटली के अंदर सर्वप्रथम 1831 में और 33 में इस ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दिया। और ये उसके बाद में जेल चले गए। जेल जाने के बाद में इस पूरे आंदोलन को कैबूल ने संभाला। ये जेल से वापस आने के बाद में इंटरनल तौर पर आर्मी को संगठित करते रहे और संगठित कर करके इन्होंने तमाम आर्मी कलेक्ट करके कैबूल को और गैरिबल्डी को देना शुरू की थी। तो मैजिनी का जो पूरा का पूरा योगदान सिर्फ इटली के अंदर नहीं है, ये जो फॉर्मेशन ऑफ आर्मी है इसमें वो सहयोग यूरोप के लोगों का भी किया करते थे। ठीक है, तो इसलिए मैजिनी का नाम एक इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको बोला क्या जाता है? हार्ट ऑफ इटली। ठीक है, कोई हिंसात्मक या कोई ऐसा रवैया इनके साथ नहीं जुड़ा हुआ दिखता, शांत व्यक्ति दिखते हैं और हार्ट ऑफ इटली के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, थोड़ी देर लगा देखते हैं। अच्छा, ये इंस्पायर हो गए।